हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिजिक्स के एक नए चैप्टर में, दैट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। और जिन्होंने 11th में करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़ा है उनके लिए भी ये चैप्टर ठीक ही है। ठीक है, कोई खास दिक्कत तो उन्हें नहीं होगी। अब इतना तो पता ही होगा V = IR होता है। और अब वोल्टेज को हम लोग EMF में लेते हैं, मतलब वोल्टेज की जगह अब EMF यूज़ करने लगे हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r भी अब आ जाता है। इतना सब तो पता ही होगा। सीरीज रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता होगा, पैरेलल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता होगा। ठीक है, इतना पता है तो आपके लिए काम हो जाएगा, बाकी कुछ खास नहीं है। अगर आपको नहीं भी पता है तो अभी मैं शुरू में करा दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, तो हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी को डिवाइड किया है मात्र 3 लेक्चर में, जिसमें से तीसरा लेक्चर काफ़ी छोटा होगा। ठीक है, क्योंकि चैप्टर काफ़ी ज़्यादा छोटा है। आपको लगता होगा कि भाई करंट इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत बड़ा है, ये वो ना, बहुत छोटा चैप्टर है। ठीक है, क्योंकि 11 में 50% आपने पढ़ लिया है, तो 3 पार्ट में हमने यूँ डिवाइड किया हुआ है। आज हम पढ़ेंगे KVL, KCL और व्हीटस्टोन ब्रिज एंड इट्स एप्लीकेशन। मतलब पहले हम लोग KCL पढ़ लेंगे, किरचॉफ करंट लॉ क्या है, फिर किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या है, फिर व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज क्या होता है। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है और उसका एप्लीकेशन होता है मीटर ब्रिज। ठीक है, तो ये 4 चीज़ पढ़ लेंगे। तो ये 4 चीज़ तो पढ़ ही सकते हैं एक लेक्चर में, 1 घंटे में, है ना। और आज का लेक्चर जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सेकंड लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर के यूजेस और उसके एप्लीकेशंस। फिर थर्ड लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर के कन्वर्जन। दैट्स इट, सिंपल। थर्ड लेक्चर में तो सिर्फ गैल्वेनोमीटर, जो कि बहुत ही छोटा टॉपिक है। पोटेंशियोमीटर भी उतना कुछ खास लेंदी नहीं है। ये तो चैप्टर आप लोग देखोगे तो करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही ज़्यादा छोटा है, कुछ खास इसमें नहीं है। ठीक है, चलो तो हम लोग शुरू करते हैं रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन से। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, पहली बात इन सब पे देखो, अब डीप में नहीं जाएंगे। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस वगैरह ρL/A ये सब मैं बता चुका हूँ लास्ट ईयर, तो अब इसके ऊपर दोबारा जाने का कोई सेंस नहीं है। इतना तो तुम्हें पता है ना, रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को अपोज करता है। ठीक है, कभी अगर रेजिस्टेंस सीरीज में लगा रहे तो इस केस में होगा क्या, ये सर्किट से अगर करंट निकलेगा, ठीक है, ये सर्किट से जब करंट निकलेगा तो जो करंट यहाँ जाएगा, जो करंट I इस रेजिस्टेंस से जाएगा, वही करंट I इस रेजिस्टेंस से भी जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो I1 है ये मान लो R1 है और ये मान लो R2 है। ये जो I1 है वो I2 के इक्वल रहेगा, इसका मतलब। ठीक है, ओके। बट जो वोल्टेज होगा वो डिवाइड हो जाएगा, है ना। ओके, तो ये सीरीज में रखा हुआ है अगर, तो ऐसा सीन शॉर्ट इसमें होगा। ठीक है, बाकी वोल्टेज जो है वो अलग अलग हो जाएगा। मान लो यहाँ पे अगर वोल्टेज V है, ठीक है, तो ये वोल्टेज V ऐसे होगा, ये V और ये 0, तो यहाँ पे आ जाएगा V और ये आ जाएगा 0, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे जो वोल्टेज है और यहाँ पे जो वोल्टेज है, उन दोनों का समेशन क्या होगा, उन दोनों का समेशन इक्वल टू दिस वोल्टेज होगा। क्योंकि ये जो V है ये स्प्लिट हो गया है ना, इस रेजिस्टेंस के बीच में और इस रेजिस्टेंस के बीच में स्प्लिट हो गया है। तो जो V है आपका वो इक्वल हो जाएगा V1 + V2 के। अब V इक्वल टू होगा IR। ठीक है, V1 हो जाएगा I1R1, V2 हो जाएगा I2R2, और ये जो IR है इसमें R इक्विवेलेंट आएगा। अब आपको पता है कि जो I1 है वो I2 के बराबर है, मतलब इस पूरे सर्किट में जो करंट है वो सेम ही दौड़ रहा है। तो I कैंसिल हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा R1 + R2। तो इसलिए जब भी रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं तो उसमें जो R इक्विवेलेंट होता है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, उसको हम लोग ऐड करते जाते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस जब भी सीरीज में होता है तो हम लोग क्या करते हैं, R इक्विवेलेंट निकालने के लिए जितने भी रेजिस्टेंस हो उन सबको क्या कर देते हैं, हम लोग ऐड करते जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जितने भी यहाँ पे रेजिस्टेंस होंगे सबको ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा, जब सीरीज में हो तब। ठीक है, और जब पैरेलल में हो तब क्या करते हैं, तब भी आपको पता है। ठीक है, कुछ बेसिक बातें मैं रिवाइज करा रहा हूँ शुरू के 15 मिनट में या 10 मिनट में, उसके बाद हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, मान लो पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस है, ये पैरेलल में लगा हुआ है अब। ठीक है, और इससे हमारा जो बैटरी है वो ऐसे कनेक्टेड है। ठीक है, मान लो यहाँ पे वोल्टेज V है, हालांकि अब हम EMF में देखते हैं, बट EMF क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, यहाँ से करंट निकला, यहाँ से करंट निकला, तो I करंट यहाँ से निकला, I करंट डिवाइड हो जाएगा। मान लो I करंट डिवाइड हो गया I1 और I2 में। यहाँ पर रेजिस्टेंस है R1 और R2, तो बेसिकली वोल्टेज तो दोनों के क्रॉस सेम रहेगा, क्योंकि ये वोल्टेज V है। बेसिकली क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस V। ठीक है, मतलब इन दोनों बैटरीज के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, V, और उसी के कारण यहाँ पे करंट दौड़ रहा है। तो अगर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V है तो हम लोग मान लेते हैं प्लस साइड वाली जो यहाँ पे प्लस इलेक्ट्रोड है, ठीक है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो है वो है +V और ये 0। ठीक है, टर्मिनल जो है बैटरी के उसको हम लोग मान लेते हैं +V और 0। तो पोटेंशियल डिफरेंस V का आ रहा है, V - 0 दैट इज V। तो ये 0 वाला पोटेंशियल डिफरेंस पूरे वायर में सेम रहेगा यहाँ तक। ठीक है, बेसिकली यही 0 यहाँ भी चला जाएगा, यही 0 यहाँ भी चला जाएगा, और यहाँ पर भी यही V रहेगा। तो बेसिकली इसमें वोल्टेज सेम होता है, इसमें V1 V2 और V ये तीनों बराबर होते हैं। करंट इसमें डिवाइड होता है, मैं डेरिवेशन करके बता रहा हूँ ताकि थोड़ा सा फील आए, बाकी नहीं समझ रहा है तो डेरिवेशन आप स्किप कर सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है। ठीक है, तो जो I1 + I2 की वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, वो इस I के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि ये जो I करंट जा रहा है वही I1 और I2 में स्प्लिट हो रहा है। तो I जो है वो I1 + I2 के इक्वल हो जाएगा, और यही तुम्हारा किरचॉफ करंट लॉ होता है।
ठीक है, आते हैं थोड़ी देर में आते हैं। तो I1 क्या हो जाएगा, V इक्वल टू होता है IR, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा V बाय आर, तो ये हो जाएगा V1 अपॉन R1, ये हो जाएगा V2 अपॉन R2 और I हो जाएगा तुम्हारा V अपॉन R इक्विवेलेंट। ये बट तुम्हें पता है V1 V2 V तीनों बराबर हैं तो कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आ जाएगा। बेसिकली कॉमन लेके कैंसिल करना होता है बट मैंने ऐसे ही मार दिया, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ठीक है, ऐसे निकाल सकते हो तुम लोग इक्विवेलेंट। तो जब भी रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, उसके लिए फॉर्मूला हो जाता है 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन Rn, जितने भी यहाँ पे नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लगे हुए हों। ठीक है, अच्छा पैरेलल में ही फॉर द केस ऑफ टू रेजिस्टेंस, फॉर केस ऑफ टू रेजिस्टेंस, खाली अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हो तो उसमें तुम एक शॉर्टकट भी याद कर सकते हो कि R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, अब ये चीज़ कहीं जादू से नहीं आया है, जैसे यहाँ पे दो ही रेजिस्टेंस था पैरेलल में तो इसके लिए तुम इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालोगे तो वही आएगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, R2 का इससे R1 का इससे और नीचे R1 R2, तो ये हो जाएगा R2 प्लस R1 अपॉन R1 R2। अभी तुम्हें R इक्विवेलेंट चाहिए तो इसको उल्टा कर दो, इन्वर्टेंडो करोगे तो जो R इक्विवेलेंट की वैल्यू है वो आ जाएगी R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वगैरह निकालने का तरीका आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आई होप। अब इसके 2-3 क्वेश्चन जैसे देख लो तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ऐसा है, इसके बाद यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस ऐसे हैं, ठीक है, 3 रेजिस्टेंस ऐसे गए हैं, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ऐसा है और ये कनेक्टेड है एक सर्किट से। ठीक है, तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है वो कैलकुलेट करके बताओ। अगर ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, ये 6 ओम है, ये 2 ओम है और ये 8 ओम है। ठीक है, चलो कैलकुलेट करके बता दो। बाकी मैं एक और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्वेश्चन देख लेता हूँ। ठीक है, अगर आपकी एक्सरसाइज में दिया हुआ हो तो विद ड्यू रिस्पेक्ट देख लो। चलो वो तो नहीं, बट एक इनफाइनाइट नेटवर्क वाला क्वेश्चन मुझे दिख गया है। अब ये इन्होंने यहाँ पे क्यों दिया है मुझे उसका सेंस बिल्कुल भी नहीं पता, जबकि ये 11वीं में देना चाहिए, है ना। तो देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, आपको दिख रहा है ये 2 ओम जो है वो इसके साथ सीरीज में है, बट ये चीज़ जो है ये तो आपस में पैरेलल में है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर देते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ का R इक्विवेलेंट निकालते हैं। यहाँ का R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 2, ऐसे निकालेंगे 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 2, है ना। एक एक करके सॉल्व करो, 6 प्लस 4 10 अपॉन 24, ये हो गया 10 अपॉन 24 प्लस 1/2। इसको फर्दर सॉल्व कर दो, काट दो चाहिए तो 5/12 प्लस 1/2 कर दो, तो ये आ जाएगा आप लोगों का 27 चलो ठीक है ऐसे ही कर दो। तो 40 ठीक है 44 अपॉन 48 आ जाएगा। 10 2 ज़ा 20, 20 प्लस 24 कितना हो जाएगा, 20 प्लस 24 44 और नीचे 24 2 ज़ा 48। तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ गई, 44 अपॉन 48। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 48 अपॉन 44 आ जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ का R इक्विवेलेंट कितना है, 48 अपॉन 44 है। तो चाहिए तो सर्किट एक और बार रीड्रॉ कर लो। ये आपका 2 ओम है और ये आप लोगों का 48/44, इसको आप 4 से काट दो तो ये आपका 12/11 ओम है और ये अगेन आपका 8 ओम है। तो इसका R इक्विवेलेंट अब तीनों तुम्हें सीरीज में दिख रहा है, तो R इक्विवेलेंट सीधा सीधा आ जाएगा 2 + 12/11 और प्लस 8, तो 2 + 8 हो जाएगा 10, तो 10 + 12/11 हो जाएगा तुम्हारा 122/11। ठीक है, सिंपल। चलो तो आई होप आप लोगों को समझा होगा। ठीक है, ऐसे हम लोग R इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते हैं। एक गलती इसमें सबसे होती है कि भाई जब इन लोग वो वाला फॉर्मूला लगाते हैं ना 1 अपॉन R इक्विवेलेंट वाला, तो लोगों का आंसर 44 अपॉन 48 आया, फिर इसको उल्टा करना भूल जाते हैं, तो इसको इन लोग 11/12 ही लिख देते हैं। ठीक है, मुझसे आज तक ये गलतियां होती है, जैसे बीटेक में भी है ये सारे चैप्टर्स, ठीक है, KVL KCL उसमें भी है। तो मैं जब उसमें भी सॉल्विंग करता हूँ तो मुझसे यही गलती होती है कि 1 अपॉन R इक्विवेलेंट करके फॉर्मूला लगाऊंगा, पूरा कैलकुलेट करूंगा, बट एट द एंड R इक्विवेलेंट जो है वो 44 अपॉन 48 ही लिख के चलाऊंगा, जबकि मुझे ध्यान देना चाहिए कि LHS में 1 अपॉन R इक्विवेलेंट है, तो इसको उल्टा करना पड़ेगा तो R इक्विवेलेंट मुझे मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को भी ऐसी गलतियों से बचना है तो सिंपल मेथड यही है कि पूरा सॉल्व करो। ठीक है, LHS RHS दोनों लिखते हुए सॉल्व करो। कैसा हम लोग अंधाधुंध प्रैक्टिस करते हैं तो गलती तो होनी है। ठीक है, हालांकि एग्जाम में नहीं होती है बट प्रैक्टिस करते समय होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना। अच्छा, एक इनफाइनाइट नेटवर्क वाला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें। बाकी देखो कॉम्बिनेशन वगैरह 11th में बहुत प्रैक्टिस कराए हैं, अगर आपको देखना है तो 11th के मेरे लेक्चर्स देख लो, उसमें मैंने आप लोगों को काफ़ी सारे प्रैक्टिस कराया है, बट मुझे पता है आपके पास टाइम तो है नहीं, तो लीव इट। ओके, एक इनफाइनाइट नेटवर्क वाला क्वेश्चन दिया हुआ है वो करा देता हूँ। मतलब इनफाइनाइट नेटवर्क वाले में क्या होता है, सेम पैटर्न रिपीट होता है। जैसे ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, फिर अगेन ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ठीक है, फिर अगेन ये 1 ओम है, ये 2 ओम है। तो होता क्या, ये जो नेटवर्क है ये इनफाइनाइट तक जाता है।
ठीक है, ये नेटवर्क इनफाइनाइट तक जाता है और हमें बोलता है कि ये जो पॉइंट ए है, ठीक है, और ये जो पॉइंट बी है, इसके बीच में तुम आर इक्विवेलेंट निकाल के मुझे बताओ। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर तुम इन्फिनिटी में से 1 माइनस कर दो तो कितना बचेगा? इन्फिनिटी में से 1 माइनस कर दो तो कितना बचेगा? इन्फिनिटी -1, तब भी इन्फिनिटी ही बचेगा, क्योंकि तुम लोग इन्फिनिटी में 1 माइनस करोगे तो उसको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जैसे ये नेटवर्क कहाँ तक गया है, ये नेटवर्क गया है इन्फिनिटी तक। ठीक है, नेटवर्क कहाँ तक गया है? इन्फिनिटी तक गया है। तो इस नेटवर्क का जो इन्फिनिटी तक गया है, ये तुम क्या करो, इसका ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट इसमें से निकाल दो। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या करो, इसमें से निकाल दो। तो बेसिकली तुम यहाँ और यहाँ देखो। ठीक है, अब जो ये नेटवर्क इन्फिनिटी तक गया है, इसका जो रेजिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा? हम लोग मान लेते हैं आर इक्विवेलेंट आएगा। ठीक है, ये जो पूरा नेटवर्क गया इन्फिनिटी तक, उसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना आएगा? हम मान लेते हैं आर इक्विवेलेंट आएगा। तो ये 1 ओम, ये 2 ओम, समझ रहे हो ना कहाँ का ये 1 ओम 2 ओम है? ये 1 ओम 2 ओम ये वाला है, ये वाला है। ठीक है, और बाकी ये जो इन्फिनिटी तक गया हुआ है सर्किट, इसका हम लोग मान लेते हैं जो रेजिस्टेंस है वो आएगा आर इक्विवेलेंट। ठीक है, हमने मान लिया आर इक्विवेलेंट आएगा, क्योंकि इसका जो आर इक्विवेलेंट होगा और इसको मिला के जो आर इक्विवेलेंट होगा उसमें कुछ खास फर्क नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी में से एक घटा दो तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ऐसे ही करते हैं, जो कॉमन रिपीटिंग पैटर्न्स होते हैं उसमें एक यूनिट पकड़ के बाकी सारे यूनिट को तुम मान लो आर इक्विवेलेंट। ठीक है, अब ये जो आर इक्विवेलेंट के साथ तुम जब इसका इक्विवेलेंट निकालोगे तो उसका भी आंसर क्या आएगा? आर इक्विवेलेंट ही आएगा। वही बात है कि इन्फिनिटी में तुम 1 जोड़ दो तो भी वो इन्फिनिटी ही रहेगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग आर इक्विवेलेंट इसका कैलकुलेट करते हैं। हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो, आर ए बी कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये जो 2 ओम है ये इस आर इक्विवेलेंट के साथ पैरेलल में है। तो मैंने बोला था जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो उनका आर इक्विवेलेंट तुम निकाल सकते हो बाय द फॉर्मूला ऑफ R1 R2। तो R1 है यहाँ पे 2, R2 है यहाँ पे आर इक्विवेलेंट अपॉन R1 प्लस R2। R1 है 2 और आर इक्विवेलेंट है R2। ठीक है, ऐसे निकाल दिया। अब बेसिकली ये चीज़ क्या है? इस 1 ओम के साथ सीरीज में है। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? इस 1 ओम प्लस यहाँ का इक्विवेलेंट कितना? 2 आर इक्विवेलेंट अपॉन 2 प्लस आर इक्विवेलेंट। ठीक है, अब इसको तुम लोग रिजॉल्व कर दो तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2 प्लस आर इक्विवेलेंट प्लस 2 आर इक्विवेलेंट अपॉन 2 प्लस आर इक्विवेलेंट। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2 आर इक्विवेलेंट, ठीक है, प्लस आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 आर इक्विवेलेंट। ठीक है, अब देखो ये 2 आर इक्विवेलेंट वहाँ जाके 3 आर इक्विवेलेंट से माइनस होगा तो 1 आर इक्विवेलेंट बचेगा। तो यहाँ पे बचेगा आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस आर इक्विवेलेंट। इसको इस साइड ले लो तो आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर माइनस आर इक्विवेलेंट माइनस 2 बराबर 1 अब बराबर 0। ठीक है, तो अब ये क्वाड्रेटिक बन गया। ठीक है, क्वाड्रेटिक बन गया। तो बेसिकली इसको ऐसा अज्यूम कर लो जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हो ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0। तो बेसिकली वही तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0 सॉल्व कर दो। तो यहाँ पे फैक्टर्स क्या है? 2। इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 2 1 जा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0। तो एक्स माइनस 2 प्लस 1 एक्स माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, तो एक्स का एक वैल्यू आया -1, एक एक्स का वैल्यू आया +2। तो इसका मतलब आर इक्विवेलेंट का एक वैल्यू आएगा -1, एक वैलेंट आर इक्विवेलेंट का वैल्यू आएगा +2। ठीक है, जगह नहीं थी इसलिए मैंने एक्स मान के किया, बाकी आप अगर आर इक्विवेलेंट से भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या रेजिस्टेंस का भी नेगेटिव हो सकता है? नहीं, तो इसका मतलब हमारा ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 2 ओम है ऑप्शन में, रहना ही चाहिए, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कई सारे लोग इनफाइनाइट मार के आ जाते हैं ना। ठीक है, तो कभी भी इनफाइनाइटली रिपीटिंग नेटवर्क आए तो उसमें एक ही चीज़ करनी है, तुम्हें क्या करना है कि बेसिकली जो चीज़ रिपीट हो रही है, ठीक है, जो चीज़ रिपीट हो रही है उस पूरे को गायब करके उसकी जगह मान लो आर इक्विवेलेंट और एक यूनिट छोड़ दो, उस एक यूनिट के साथ तुम उसे लगा दो। सीरीज में लग रहा है सीरीज में लगा दो, पैरेलल में लग रहा है पैरेलल में लगा दो, और फिर उसके बाद आर इक्विवेलेंट इक्वल करके उसको सॉल्व कर दो। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक ऑब्वियसली बनेगा और तुम्हारे 2 आंसर आएंगे। अगर दोनों पॉजिटिव आते हैं, ठीक है, तो और करके ऑप्शन आएगा वो मार देना, वरना चेक करना कि कौन सा यहाँ पे करेक्ट हो सकता है। हालांकि चांस ये है कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आएगा। ठीक है, एक मतलब बहुत ही अड़बंग वैल्यू आएगी अजीब वैल्यू। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग देखते हैं ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये सब चीज़ें देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे, टेंशन मत लो। मैंने बोला ना शुरू के 10 मिनट में मैं आपको बेसिक कराऊंगा, तो फिलहाल वही है, बेसिक्स चल रहे हैं अभी। समझ में तो आ रहा है ना, कुछ ऐसा भारी तो नहीं जा रहा है अभी तक? भारी जाता है यार करंट इलेक्ट्रिसिटी। चलो, तो हम लोग बात कर रहे थे ईएमएफ वगैरह की। ठीक है, देखो ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वोल्टेज व्हेन द सर्किट इज ओपन। जब सर्किट को ओपन रखा जाता है, मतलब सर्किट में कोई करंट नहीं दौड़ रहा होता है, तो उस समय उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ईएमएफ। ठीक है, ईएमएफ को अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हो, बट ये वन ऑफ द मेथड है कि जब सर्किट ओपन होता है तब उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं ईएमएफ, और जब सर्किट क्लोज होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अच्छा,
ईएमएफ को आप ऐसे भी बोल सकते हो, ईएमएफ इज द टोटल वोल्टेज, नेट टोटल वोल्टेज जो भी एक बैटरी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ईएमएफ आता कैसे, ईएमएफ यूं आता है कि जैसे आपने एक इलेक्ट्रोड लगाया पॉजिटिव का, एक इलेक्ट्रोड लगाया नेगेटिव का, तो उनके बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे ईएमएफ। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंटरनल रेजिस्टेंस, छोटा छोटा टॉपिक है। तो अब से जहां जहां वोल्टेज आता था वहां हम क्या यूज करेंगे, ईएमएफ यूज करेंगे, स्मॉल ई या फिर कैपिटल ई। ठीक है, तो जहां जहां वोल्टेज आता था वहां अब ईएमएफ यूज करेंगे, इस चीज का ध्यान रखना। तो जो फॉर्मूला था V = IR, उसकी जगह हम यूज करेंगे E = IR। आर में भी थोड़ा सा चेंज होगा। देखो हमारे पास एक नई चीज आई है जिसको हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस इज बेसिकली जैसे आप लोगों के पास कोई एक सर्किट है, उस सर्किट में जब करंट दौड़ाया गया, ठीक है, तो ऐसा देखा गया कि भाई, जैसे आपको पूरी कहानी जाननी है तो आप 11th का वीडियो देख लेना, बाकी सिंपली बता दे रहा हूँ। ठीक है, सर्किट में जब करंट दौड़ाया गया तो ऐसा देखा गया कि भाई करंट जितना एक्सपेक्टेशन है उससे कम दौड़ रहा है। तो इसका मतलब हम जितना रेजिस्टेंस यहाँ पे देख रहे हैं उससे ज्यादा रेजिस्टेंस यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो वो रेजिस्टेंस क्या होता है, वो रेजिस्टेंस होता है वो बैटरी का रेजिस्टेंस, जो बैटरी वहां पे हम लोगों ने लगा रखी है। ठीक है, मान लो यहाँ पे 10 वोल्ट का ईएमएफ है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 10 वोल्ट का ईएमएफ है इस बैटरी में, और यहाँ पे कुछ हमने 5 ओम रेजिस्टेंस लगा रखा है। तो इस हिसाब से जो करंट फ्लो करना चाहिए वो फ्लो करना चाहिए 2 एम्पियर का, क्योंकि I = E/R, V/R नहीं, E/R अब से, है ना। तो E क्या है तुम्हारा 10 और R क्या है तुम्हारा 5, तो करंट कितना फ्लो करना चाहिए 2 एम्पियर। लेकिन करंट उससे भी कम फ्लो कर रहा है, मान लेते हैं करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पे 1.4 एम्पियर का। ठीक है, तो ऐसा पाया गया कि जो बैटरी है इसके अंदर भी रेजिस्टेंस होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। तो मान लो वो रेजिस्टेंस यहाँ पे 2 ओम है, तो बेसिकली हमें करना कुछ नहीं होता है, हमें मेन रेजिस्टेंस के साथ इंटरनल रेजिस्टेंस को जोड़ देना होता है। जैसे तुम्हें अब अगर करंट निकालना है तो तुम फॉर्मूला लगाओगे E/ टोटल रेजिस्टेंस R + स्मॉल r, तो इसीलिए E = अभी फॉर्मूला हो जाएगा IR + स्मॉल r, ऐसे। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस को बेसिकली टोटल रेजिस्टेंस के साथ जस्ट जोड़ देना होता है और कुछ नहीं। ठीक है, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस आता क्यों है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस बेसिकली जब बैटरी से बैटरी के अंदर जो ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं, वो जब करंट को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं तो उनके कारण जनरेट होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, उनके कारण जो रेजिस्टेंस जनरेट होता है उनको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अभी आप लोगों को सारी चीजें आई होप क्लियर हो ही चुकी हैं कि भाई इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है ना। काफी सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। तो हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। तो चैप्टर है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, और बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है, कुछ भी इसमें भारी नहीं है। अगर अभी तक चीज़ें आपको भारी लग गई हैं तो हो सकता है आपको डिफिकल्टी हो, लेकिन अभी तक चीज़ें अगर आपको आसान लगी हैं तो आने वाली चीज़ें और भी ज़्यादा आसान होगी। ठीक है, ओके। तो अभी तक मैं बेसिक बता रहा था बस, जिनकी आप लोगों को ज़रूरत पड़ सकती है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। ठीक है, तो हम लोग अपना चैप्टर शुरू करते हैं। तो चैप्टर के शुरू में ही हमें दिया हुआ है 2 डेफिनेशन, एक जंक्शन का, एक लूप का। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले वो डेफिनेशन जान लेते हैं, उसके बाद मैं आपको लॉज बताता हूँ तो ज़्यादा समझेगा। ठीक है, चलिए, तो 3 बेसिक डेफिनेशंस हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे अपना पहला लॉ, अपना नहीं मतलब किरचॉफ का पहला लॉ, दैट इज किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, तो 3 बेसिक डेफिनेशंस क्या हैं। जंक्शन क्या होता है, एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट वेयर 2 और मोर कंडक्टर्स आर जॉइंड टुगेदर इज अ जंक्शन। मतलब जैसे आप लोगों को मान लो यहाँ पे एक सर्किट है, ठीक है, यहाँ पे एक सर्किट है। अब इस सर्किट में ऐसे 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 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को हम बोलेंगे जंक्शन। इस पॉइंट को हम जंक्शन क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 कंडक्टर्स यहाँ पे ज्वाइंट है। तो कहीं पर भी अगर 2 या 2 से ज्यादा कंडक्टर्स ज्वाइन होते हैं तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं जंक्शन। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, जंक्शन। नेक्स्ट आता है लूप। एनी क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ इन एन इलेक्ट्रिक नेटवर्क इज कॉल्ड लूप और मेश। इसको मेश भी बोलते हैं, तो आप लोग ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, लूप या मेश दोनों चीजें हम लोग इसको बोलते हैं। अच्छा, तो लूप क्या होता है, लूप मतलब कोई भी एक क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ, जैसे इसमें करंट दौड़ रहा है, ठीक है, करंट इसमें दौड़ रहा है, तो करंट इस पर्टिकुलर लूप में दौड़ रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे लूप। क्या बोलेंगे, इसको हम लोग लूप। ठीक है, कंडक्टिंग पाथ है ना, यहाँ पे करंट दौड़ रहा है तो करंट को वो कंडक्ट कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लूप। ठीक है, क्या हम इस पाथ को भी लूप बोल सकते हैं, यस, इसको भी हम लोग लूप बोल सकते हैं। ये जो ऊपर दिख रहा है ना, इसको भी हम लोग लूप बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें भी तो करंट दौड़ रहा है। ठीक है, ब्रांच क्या होता है, अ ब्रांच इज एनी पार्ट ऑफ द नेटवर्क दैट लाइज बिटवीन 2 जंक्शन। ठीक है, 2 जंक्शन के बीच में जो भी पार्ट रहे उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रांच बोलते हैं। जैसे एक जंक्शन ये है, एक जंक्शन ये है, तो इन दोनों के बीच में ये वाली ब्रांच है। फिर ये जंक्शन है, ठीक है, जंक्शन तो ये भी है क्योंकि यहाँ पे भी 2 कंडक्टर्स ज्वाइन है, एक पीछे एक आगे, है ना, तो इसको भी आप जंक्शन बोल सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है। ठीक है, तो इनके बीच में ये कौन सी है, ये भी हमारी एक ब्रांच है। ठीक है, फिर ये जो हमारी है ये भी हमारी एक ब्रांच है। ठीक है, तो ब्रांच मतलब कोई भी एक
पार्ट आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिक सर्किट का, जहाँ पे क्या दो जंक्शन के बीच में वो पार्ट लाई करता हो। ठीक है, समझ में आ गया तीनों चीज़। चलो, तो आई होप आप लोगों को तीनों चीज़ें क्लियर हैं। खैर सिंपल सी चीज़ें, एग्जाम वगैरह में आने का बहुत ही रेयर चांस है, क्योंकि आपको समझने के लिए बताया था। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं अब किरचॉफ्स करंट लॉ। चलिए, तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ आ चुका है हम लोगों का। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है? द अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट एट अ जंक्शन इज जीरो इन एन इलेक्ट्रिक नेटवर्क। ठीक है, डेफिनेशन से तो कुछ नहीं समझा, ऑब्वियसली एज यूजुअल। मुझे पता नहीं लोग डेफिनेशन इतना फॉर्मल क्यों बनाते हैं। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है हम समझेंगे अपनी भाषा में। हमारी भाषा में किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ क्या है? हमारी भाषा में किरचॉफ्स फर्स्ट वाला है, फर्स्ट लॉ है, आने वाला करंट बराबर जाने वाला करंट। सिंपल। अब मुझे बताओ, अगर इसको डेफिनेशन रख दिया जाए तो एजुकेशन कितनी आसान हो जाए। अलजेब्रिक सम ऑफ अ करंट एट अ जंक्शन इज जीरो इन एन इलेक्ट्रिक नेटवर्क। कुछ समझा क्या ना? और ये कितनी सिंपल सी चीज है, आने वाला करंट बराबर जाने वाला करंट। सिंपल भी है और ऑब्वियस भी है। मतलब जैसे अगर मैं तुमसे एक सर्किट बना के क्वेश्चन पूछूं कि बच्चों देखो यहाँ पे एक लूप है हमारे पास, और इस लूप में यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, दो रेजिस्टेंस है यहाँ पे, और बेसिकली ये ऐसे कनेक्टेड है। अगर बच्चों यहाँ से 10 एम्पियर करंट जा रहा है और इस वाली सर्किट से अगर 2 एम्पियर करंट जा रहा है, तो इस वाली से कितना जाएगा? तो यहाँ पे 5वीं का बच्चा भी बोल देगा कि 10 एम्पियर में से 2 यहाँ गया तो ऑब्वियसली 8 यहाँ गया होगा। ठीक है, तो यही तो किरचॉफ्स का पहला लॉ है कि आने वाला करंट 10 एम्पियर बराबर होना चाहिए जाने वाले करंट के। तो जाने वाला करंट 2 एम्पियर है, बराबर तो नहीं है, इसका मतलब कुछ ना कुछ करंट मिसिंग है, यहाँ पे मिसिंग है वो, तो यहाँ पे 8 एम्पियर आएगा तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब फॉर्मल डेफिनेशन जो इन्होंने लिखी है उस पर चलते हैं। ये रही फॉर्मल डेफिनेशन, ये रही नॉर्मल डेफिनेशन। ठीक है, ये आम जिंदगी, ये है मिनटास जिंदगी। ठीक है, चलो, तो फॉर्मल डेफिनेशन कहती है अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट एट अ जंक्शन। यहाँ पे जंक्शन कहाँ है? यहाँ पे जंक्शन यहाँ है। ठीक है, अलजेब्रिक सम ऑफ अ करंट एट अ जंक्शन इज जीरो। अलजेब्रिक मतलब हमें जब करंट को लिखेंगे तो हम उसको साइन के साथ लिखेंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मान लेते हैं जो करंट यहाँ पे आ रहा है वो आ रहा है I1, और जो करंट यहाँ पे जा रहा है वो जा रहा है I2, और जो करंट यहाँ पे जा रहा है वो जा रहा है I3। ऐसा हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक साइन कन्वेंशन मानते हैं। हम क्या करते हैं? हम एक साइन कन्वेंशन मानते हैं। साइन कन्वेंशन हम क्या मानते हैं कि भाई एंटरिंग करंट को हम पॉजिटिव रखेंगे। ठीक है, एंटरिंग करंट को हम लोग पॉजिटिव साइन के साथ रखेंगे और लीविंग करंट को हम लोग नेगेटिव साइन के साथ रखेंगे। लीविंग करंट को हम लोग नेगेटिव साइन के साथ रखेंगे। यह साइन कन्वेंशन है, माना जाता है। ठीक है, बट न्यूमेरिकल करते समय आपको साइन कन्वेंशन का ध्यान देना है नहीं। आपको न्यूमेरिकल करते समय डायरेक्टली आने वाले करंट को जाने वाले करंट के बराबर कर देना है हर एक जंक्शन पर। ठीक है, जैसे इस जंक्शन पर आने वाला करंट है I1 और जाने वाले करंट है I2 और I3, तो I2 प्लस I3, बस हो गया, लग गया पहला लॉ। अब तुम चलो फॉर्मल डेफिनेशन से लिखो। फॉर्मल डेफिनेशन कहती है एंटरिंग करंट को तुम्हें पॉजिटिव रखना है। तो ये जंक्शन की बात हो रही है। अच्छा, इसी जंक्शन को हमने क्यों लिया? भाई इस जंक्शन को क्यों लोगे तुम? इस जंक्शन पे खाली एंटरिंग करंट है, लीविंग करंट है क्या? नहीं है, है ना? तो इस जंक्शन को क्यों लोगे? तो इस जंक्शन को ही लोगे ना, यहीं पे तो तीनों डिवाइड हो रहे हैं आपस में, है ना? तो एंटरिंग करंट है यहाँ पे I1, तो हमने रखा I1। ठीक है, लीविंग करंट है यहाँ पे I2 और I3, तो I2 और I3 को हमने रखा माइनस में, तो -I2 -I3 बराबर 0। ठीक है, मतलब बेसिकली हम समेशन लिखते हैं करंट का विथ अलजेब्रिक साइन। मतलब हम लिखते हैं समेशन I R इक्वल टू 0, R इक्वल टू 1 to n, जितना भी हो जाए। अब तो सारे के सारे करंट का जो समेशन है वो यहाँ पे 0 होता है। कहाँ पे? जंक्शन पर। ये रहा जंक्शन। ये जंक्शन पर सारे के सारे करंट का समेशन जो है वो क्या होता है? 0 होता है। कैसे लिखते हैं हम लोग? एंटरिंग करंट को हम पॉजिटिव लेते हैं और लीविंग करंट को हम लोग नेगेटिव लेते हैं। जैसे इसका एक और एग्जांपल ले लो। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल ले लो। ठीक है, मान लो ये करंट है आपका I1, ये करंट है आपका I5, ये करंट है आपका I3, ये करंट है आपका I4, ये करंट है आपका I6। ठीक है, I2 कहाँ गया? I2 तो है ही नहीं, चलो नहीं है मान लो। ठीक है, तो इसके लिए तुम जब लॉ लिखोगे तो यहाँ पे जंक्शन कौन सा लोगे? ये वाला जंक्शन लोगे, क्योंकि इससे बहुत सारे कंडक्टर्स जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो लॉ क्या है? लॉ है अकॉर्डिंग टू KCL। KCL क्या कहता है? KCL बोल सकते हो, KJL बोल सकते हो। ठीक है, किरचॉफ जंक्शन लॉ बोल सकते हो, किरचॉफ करंट लॉ बोल सकते हो, किरचॉफ फर्स्ट लॉ भी बोल सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। अब जो लेटर तुम्हें पसंद हो, CJF में से, CJ तो बहुत पसंद है, CZ पसंद रहना चाहिए तुम्हें। ठीक है, देखो तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू KCL क्या कहता है कि समेशन IR इक्वल टू 0 एट जंक्शन, है ना? तो बेसिकली अल्जेब्रिक साइन के साथ हमें यहाँ पे सारे करंट्स को रखना है और उसका समेशन 0 करना है। तो यहाँ पे एंटरिंग करंट I4, I3 और I6 है। I1 I2 तो लिविंग करंट है ना? I6 I4 और I3 एंटरिंग करंट है ना?
देख के पता चल रहा है भाई, कॉमन सेंस है ये कि ये भी एक्सप्लेन करो, क्योंकि ये इस तरफ आ रहा है, इस तरफ आएगा तभी ये बाहर जाएगा, तो इसीलिए एंटरिंग है। एक्सप्लेन करो ये नहीं ना, ये तो कॉमन सेंस है। तो बेसिकली एंटरिंग करंट को हमें पॉजिटिव में रखना होता है, तो प्लस I3 प्लस I4 प्लस I6। उसके बाद I1 और I5 जो है वो लीविंग करंट है, तो उसको माइनस साइन के साथ रखना है, तो माइनस I1 माइनस I5 बराबर 0। ये हो गया तुम्हारा समेशन IR बराबर 0, और यही है तुम्हारा किरचॉफ्स करंट लॉ। अब हम अपनी कॉमन सेंस से चलते हैं, आने वाला करंट बराबर जाने वाला करंट होना चाहिए। तो यहाँ पे आने वाले करंट कौन से हैं, I3 I4 I6, तो I3 प्लस I4 प्लस I6 बराबर जाने वाला करंट कौन सा है, I1 और I5, तो बराबर I1 प्लस I5। यहाँ भी कर लो, I1 और I5 को जब वहाँ करोगे तो वही चीज़ यहाँ बन जाएगी, I3 प्लस I4 प्लस I6 जब वहाँ करोगे I1 और I5 को, तो ऐसा ही बन जाएगा। ठीक है, तो जिसको फॉर्मल डेफिनेशन समझे उसके लिए फॉर्मल सही, जिसको नॉर्मल डेफिनेशन समझे उसके लिए नॉर्मल सही। क्या मतलब दोनों नहीं समझी? अरे यार ऐसी बातें मत करो यार, नॉर्मल तो समझी होगी ना कि भाई आने वाले करंट को तुम्हें जाने वाले करंट के बराबर करना है, नहीं समझा? चलो फिर सीईटी में आया हुआ एक बढ़िया सा क्वेश्चन करा देता हूँ, तो शायद तुम्हें समझ जाए। ठीक है, सीईटी में आते रहते हैं इसके बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस, बहुत ही आसान और चिंदी आते हैं। मेरे टाइम पे भी आया था, मतलब मैं देख के शॉक हो गया था भाई ये क्या दे दिया इन्होंने, बट फिर याद आया कि सीईटी का एग्जाम दे रहा हूँ, जेईई मेंस तो हो चुका है मेरा, क्या मतलब क्लियर नहीं हुआ था। अब ठीक है, चलो तो हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। देखो यहाँ से आया 2 एम्पियर करंट, यहाँ से आया 5 एम्पियर करंट। ठीक है, अच्छा मेरे पास है शायद ये क्वेश्चन, एक मिनट। हाँ है मेरे पास ये क्वेश्चन, बहुत ही जानदार क्वेश्चन है यार, और इसको शायद मैंने कराया भी है। ठीक है, तो चलो मैं वो क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अपने से क्यों बनाना, और ये सीईटी वाले से बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, सीईटी में तो बहुत ही ज़्यादा आसान आया था। ठीक है, अरे बाबा ये तो बहुत डेंजर है यार, अरे बाबा। चलो साइन बना देता हूँ। ठीक है, पता नहीं सर ने क्या दे दिया था, सर लगता है अलग ही मूड में थे उस दिन, इतना भारी क्वेश्चन दे दिया था। ओके, तो बेसिकली यहाँ से आ रहा है 1 एम्पियर। ठीक है, यहाँ से आ रहा है 2 एम्पियर। ठीक है, यहाँ पे जा रहा है 1 एम्पियर। ठीक है, यहाँ से आ रहा है 2 एम्पियर, और यहाँ से भी आ रहा है 2 एम्पियर। ठीक है, ठीक है, ओके, यहाँ से भी आ रहा है 1 एम्पियर। ठीक है, ठीक है, यहाँ से आ रहा है 2 एम्पियर। ठीक है, ठीक है, और यहाँ से जा रहा है 5 एम्पियर। तो तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है, तुम्हें बची हुई सारी ब्रांचेस में वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ठीक है, ओके। ओके चलो तो करते हैं इस क्वेश्चन को। तो थोड़ी देर के लिए तो मुझे भी सोचना पड़ा भाई ये होगा कैसे, है ना। देखो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हर एक ब्रांच में वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पे वो सीईटी में आपको कहीं भी एक्स बना सकता है, मान लो उसने एक्स बना दिया यहाँ पे, तो बेसिकली तुम्हें यहाँ का करंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, ओके, तो हम क्या करेंगे, हम अपने नॉर्मल डेफिनेशन से पहले करेंगे, आने वाला करंट बराबर जाने वाला करंट हमें हर एक जंक्शन पर लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस जंक्शन पर लगाते हैं। इस जंक्शन पर 2 एम्पियर जा रहा है। ठीक है, ठीक है, बेसिकली हमें यहाँ का करंट चाहिए ना, सो आने वाला करंट कितना है 2 एम्पियर। ठीक है, और जाने वाला करंट कितना है, इसको हम लोग x मान लेते हैं, तो x प्लस 1 एम्पियर, तो x की वैल्यू आ गई 1 एम्पियर। तो अगर 2 एम्पियर यहाँ से जा रहा है, जिसमें से 1 एम्पियर यहाँ चला गया, तो 1 एम्पियर यहाँ जाएगा। ठीक है, अब 2 एम्पियर यहाँ से आ रहा है, 1 एम्पियर यहाँ से आ रहा है, तो ये मिला के 3 एम्पियर यहाँ पे जाएगा। ठीक है, 3 एम्पियर यहाँ से आया, इस जंक्शन पर ध्यान से देखो, 3 एम्पियर यहाँ से आया, 1 एम्पियर यहाँ से आया, 2 एम्पियर यहाँ से आया, तो टोटल 6 एम्पियर करंट यहाँ पे आया, तो 6 एम्पियर करंट यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब 6 एम्पियर करंट नीचे जा रहा है, तो यहाँ से 1 एम्पियर करंट और आ गया, तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 7 एम्पियर करंट हो गया। अब 7 एम्पियर करंट जैसे जैसे आगे बढ़ा, ठीक है, 7 एम्पियर करंट जैसे जैसे आगे बढ़ा, वैसे वैसे तुमने देखा कि 5 एम्पियर तो नीचे चला गया, तो 7 एम्पियर में से 5 एम्पियर नीचे चला गया, तो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 2 एम्पियर करंट बचा। ठीक है, बट यहाँ से 2 एम्पियर करंट और आ गया, तो ये 2 एम्पियर करंट आके इस 2 एम्पियर के साथ मिलके 4 एम्पियर करंट हो जाएंगे। ठीक है, ओके, ठीक है, चलो इस ब्रांच को गायब कर दो। ओके, ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं, सिंपल रखते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 2 एम्पियर करंट, सिंपल। तो ये काफ़ी हार्ड क्वेश्चन था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को सीईटी वगैरह में आ सकते हैं, सिंपल। ठीक है, अच्छा इसको चलो, ये तो काफ़ी हार्ड हो गया, जिसको समझा ठीक है, जिसको नहीं समझा वो ज़्यादा दुखी मत होना। मैं तुम्हारे लिए एक बढ़िया सा क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, ईजी सा क्वेश्चन कराता हूँ, देखो। ठीक है, ईजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से आया 2 एम्पियर करंट, यहाँ से आया 3 एम्पियर करंट, यहाँ से गया 4 एम्पियर करंट। तुमसे क्वेश्चन है कि भैया यहाँ पे कितना करंट आया।
ठीक है, सीईटी में आ गया 2 नंबर का, 1 नंबर का, 1 नंबर का और कितना ही आ जाएगा। ठीक है, तो तुम क्या करोगे, पहले इस जंक्शन पर किरचॉफ लॉ लगाओगे। तो किरचॉफ लॉ क्या कहता है, एंटरिंग करंट इज इक्वल्स टू लीविंग करंट, नॉर्मल डेफिनेशन। एंटरिंग करंट है 3 एम्पियर, एंटरिंग करंट है 2 एम्पियर, माइनस लीविंग करंट हमें पता नहीं, हम मान लेते हैं लीविंग करंट यहाँ पे आई है, तो लीविंग करंट इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी फॉर्मल डेफिनेशन कहती है अलजेब्रिक सम एट द जंक्शन इज 0। ठीक है, तो एंटरिंग करंट को हमने पॉजिटिव लिया और लीविंग करंट को हमने नेगेटिव लिया, इज इक्वल्स टू 0। या फिर हम अपनी नॉर्मल डेफिनेशन लगाएं, तो आने वाला करंट 3 और 2, तो 3 + 2 बराबर जाने वाला करंट आई, तो सिंपली हमारा आई का वैल्यू आ गया 5। ठीक है, तो आई का वैल्यू हमारा कितना आ गया, हमारे आई का वैल्यू आ गया 5 एम्पियर। अब 5 एम्पियर यहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं अब इस जंक्शन की। तो इस जंक्शन पर एंटरिंग करंट है 5 एम्पियर, आने वाला करंट इज इक्वल्स टू जाने वाला करंट 4 एम्पियर और एक्स, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 एम्पियर। तो इस तरीके से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 एम्पियर। आसान है, बहुत ही हिंदी है यार। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ कि अगर इसको हम लोग फॉर्मली करें तो फॉर्मल डेफिनेशन क्या कहती है, एट एनी जंक्शन समेशन आई आर बराबर 0। तो एंटरिंग करंट को पॉजिटिव रखो, एंटरिंग करंट 5 एम्पियर, तो 5 एम्पियर रखो पॉजिटिव। ठीक है, लीविंग करंट 4 और x है, तो उनको रखो नेगेटिव, तो -4 - x बराबर 0। तो 5 - 4 हो गया 1, 1 - x बराबर 0, तो x बराबर 1। अब एक्स वाई का झंझट काय को पालने का, सीधा ये लगाओ ना, आने वाला करंट बराबर जाने वाला करंट। मतलब कैसे लगाओगे ये, तुम लिखोगे अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स जंक्शन लॉ, देयरफॉर डायरेक्टली तुम लिख देना 5 = 4 + x, डायरेक्टली लिख देना, कोई मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। एक और क्वेश्चन आपके सॉल्व एग्जाम्पल में है, अब मैं वो करके दिखाता हूँ। आसान है ना किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ, बहुत ही ईजी है और देखो इंपॉर्टेंट भी है एक्चुअली। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा ज़्यादा ध्यान से इस पर ध्यान दो, ज़्यादा ध्यान से इस पर ध्यान दो। ठीक है, इसके बाद हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ पढ़ेंगे, वो थोड़ा लेंदी जाएगा, 20 मिनट का है। ठीक है, अच्छा सॉल्व एग्जाम्पल का आपका क्वेश्चन करा देता हूँ मैं। बेसिकली ये शुरुआत हुई यहाँ पे O पॉइंट से। ठीक है, यहाँ पे बाहर गया 3 एम्पियर, यहाँ पे अंदर आया 2 एम्पियर और यहाँ पे गया एक्स करंट जो हमें पता करना है, यहाँ पर गया 9 एम्पियर। ठीक है, ऊपर से आना शुरू हुआ था 17 एम्पियर करंट, बस ओके। तो हमें कैलकुलेट करना है कि भाई कितना करंट यहाँ से गया। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, अपनी नॉर्मल डेफिनेशन से करते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है आपको नॉर्मल समझ में आ रहा है। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करते हैं इस जंक्शन की। ठीक है, तो इस जंक्शन पर 17 एम्पियर आया, 3 एम्पियर यहाँ गया, कुछ करंट आगे गया होगा, उसको हम मान लेते हैं I1। ठीक है, ठीक है, तो नॉर्मल डेफिनेशन हमारी क्या कहती है, आने वाला करंट बराबर जाने वाला करंट। तो आने वाला यहाँ पे 17 है, बराबर जाने वाला करंट यहाँ पे 3 और I1 है, तो 3 + I1। तो I1 की वैल्यू यहाँ पे इस तरीके से आ गई 14। ठीक है, अब 14 एम्पियर यहाँ पे हमें ये पता चल चुका है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इस जंक्शन की। तो 14 एम्पियर यहाँ से आया, 2 एम्पियर यहाँ से आया, तो कुछ करंट यहाँ से गया होगा, मान लेते हैं I2। तो हमारा नॉर्मल डेफिनेशन क्या कहता है, आने वाला करंट बराबर जाने वाला करंट। तो 14 एम्पियर आ रहा है और 2 एम्पियर भी आ रहा है, बराबर जाने वाला करंट क्या है, I2। तो I2 की वैल्यू इस तरीके से हमारे पास आ गई 16 एम्पियर। ठीक है, तो अब हमें पता है कि यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे 16 एम्पियर करंट आ रहा है। तो अब बात करते हैं इस जंक्शन की। ठीक है, तो हमें पता है आने वाला करंट बराबर जाने वाला करंट। तो आने वाला करंट है 16, बराबर जाने वाला करंट है 9 और x, तो 9 + x, तो x की वैल्यू आ गई 7 एम्पियर। ठीक है, चिंदी। बट अगर हम फॉर्मल डेफिनेशन से जाएं, अच्छा इसको कॉमन सेंस से भी तो किया जा सकता है ना यार, इसको तो तुम कॉमन सेंस से उखाड़ सकते हो। कैसे, कॉमन सेंस है ना भाई, 17 यहाँ आया, 3 उधर चला गया, तो बचा 14, 14 यहाँ आ रहा था, 2 उसके साथ आके जुड़ गया। इसको करंट को तुम हमेशा ऐसे अज्यूम किया करो जैसे ये नंबर ऑफ पीपल हैं। ठीक है, ये आपकी गैंग है, ऐसा मान के चलो ये आपकी गैंग है। तो 17 लोग आप लोग आ रहे हो, अब 3 लोग उस रास्ते चले गए, तो बचे कितने, 14 लोग। 14 लोग आ रहे थे, इस 3 में से 2 लोग यहाँ से आ गए या फिर मान लो आपकी गैंग के 2 मेंबर्स का घर इस तरफ था, तो आपकी गैंग से 2 मेंबर और आ गए, तो आप 14 लोग थे, 2 लोग और आ गए, तो 16 हो गए। अब 16 में से 9 लोग उस तरफ चले गए, तो बचे 7 लोग, तो एक्स का आंसर आ गया 7 एम्पियर। ऐसे भी कर सकते हो भाई, कितने तरीके बताओगे, सारे समझ रहे होंगे आई थिंक, है ना। चलो फॉर्मली करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू KCL, क्या कहता है KCL, इस जंक्शन पर लगाते हैं एट जंक्शन A। ठीक है, जंक्शन A पर क्या होगा, एंटरिंग करंट 17, लीविंग करंट 3 और लीविंग करंट I1 बराबर 0। तो इस तरीके से तुम्हारा I1 का वैल्यू आ जाएगा 14 एम्पियर। ठीक है, ओके। एट जंक्शन B, अब हम बात करते हैं एट जंक्शन B। एट जंक्शन B, जंक्शन B पर एंटरिंग करंट 14, एंटरिंग करंट 2, लीविंग करंट 16 एम्पियर को हम मान लेते हैं I2, क्योंकि पहले तो नहीं पता था ना, पहले तो ये I2 ही था, बराबर 0। सो देयरफॉर I2 की वैल्यू आ गई यहाँ पे 16 एम्पियर। अब हम बात करते हैं एट जंक्शन C। ठीक है, तो एट जंक्शन C, ठीक है, 16 एम्पियर एंटरिंग करंट, लीविंग करंट 9 एम्पियर और x, मतलब -9 - x बराबर 0। तो x की वैल्यू यहाँ पे आ गई 7 एम्पियर।
सिंपल। तो फॉर्मल से करो, नॉर्मल से करो, होना है। ये था आपका केसीएल, ये था केसीएल के बारे में सब कुछ। मैंने आपको बहुत प्रैक्टिस करा दी, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। और अगर आप क्लियर हो चुके हो तो पीछे जाके वो जो ब्रांच वाला क्वेश्चन मैंने दिया था ना, उसको एक बार खुद से ट्राई करो, ठीक है? हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको एग्जाम में आ सकती है कि किरचॉफ्स लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ डैश, ठीक है? तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, वैसे 1 के ऊपर रोमन में लिखे तो यहाँ पे एसटी नहीं लगाते, बट मैं लगा रहा हूँ, ठीक है? सिखाना मत कमेंट में। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? किरचॉफ्स का पहला लॉ बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, किरचॉफ का दूसरा लॉ बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। कैसे समझ सकते हो? ऐसे समझ सकते हो कि भाई करंट जो होगा वो कांस्टेंट कंजर्व रहेगा। करंट क्यों कंजर्व रहेगा? क्योंकि चार्जेस थोड़ी खत्म हो रहे हैं यहाँ पे। जैसे तुम लोग आगे बढ़ रहे हो तो ब्रांचेस में तुम आगे बढ़ रहे हो तो वहाँ पे चार्जेस थोड़ी खत्म हो जा रहे हैं या नए चार्जेस थोड़ी ऐड हो जा रहे हैं। जो चार्जेस पहले थे उतने ही चार्जेस अभी भी हैं, तो जो करंट पहले था उतना ही करंट अभी भी है, तो इसीलिए इसको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोला जाता है। ये चार्जेस तो वही कंजर्व रहेंगे। और दूसरा जो लॉ है वो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड, तो ध्यान रखना दोनों को, ठीक है? चलो, आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अच्छा, अब देखो मजाक मस्ती नहीं, क्योंकि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में सिर्फ हम लोगों का फॉर्मल डेफिनेशन ही काम आ पाएगा, क्योंकि इसका कोई मेंटॉस जिंदगी नहीं है ना। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ थोड़ा ध्यान से समझना, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको अपना बेस्ट दे सकूं, ठीक है? चलो, तो सबसे पहले ये देखते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कहता है। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहता है द अलजेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंसेस एंड द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन अ क्लोज लूप इज 0, ठीक है? ठीक है, तो इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं कि इसके कहने का क्या मतलब है। इसके सिंबॉलिकल डेफिनेशन पर भी आते हैं। फिलहाल ये जरूर याद कर लो कि ये बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, ठीक है? ओके, तो हम लोग इसके थोड़े से प्रैक्टिकल चीज़ें देख लें, उसके बाद आते हैं इस पे, है ना? तो आप लोगों को ज़्यादा क्लियर चीज़ें समझेंगी। ये है आपका दूसरा ईएमएफ, ये है आपका पहला ईएमएफ, ठीक है? ओके, नीचे भी रेजिस्टेंस है R1 R2, दूसरा R3 R4 R5, ठीक है? R3 R4 R5, ओके। ये आपका है R3, ये है आपका R4 और ये है आपका R5, ठीक है? ठीक है, क्लियर? और कुछ छूट रहा है क्या? अच्छा, यहाँ से करंट निकला I1 और यहाँ से करंट निकला I2 और यहाँ पे करंट आया I3, ऐसा कहना है इनका, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? यही I2 करंट लौटा यहाँ पर अगेन, ठीक है? और यहाँ पे यही I1 करंट लौटा अगेन, ठीक है? ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इस लूप में IR और EMF का इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है? इसका साइन कन्वेंशन मैं बता देता हूँ। साइन कन्वेंशन क्या होता है? साइन कन्वेंशन क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, अपनी एक डायरेक्शन अज्यूम करते हैं कि कौन सी डायरेक्शन में हम लोग इस लूप में ट्रेवल करेंगे, ठीक है? तो कभी भी अगर आप डायरेक्शन अज्यूम करना तो वो हमेशा के लिए फिक्स कर लो एक ही डायरेक्शन। क्या है वो? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आप अपनी डायरेक्शन हमेशा फिक्स कर लो क्लॉकवाइज, ठीक है? आप क्या कर रहे हो, इस लूप नंबर 1 में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाने जा रहे हो, तो आप अपनी डायरेक्शन क्या अज्यूम कर रहे हो? क्लॉकवाइज, ठीक है? यहाँ पर भी आप अपनी डायरेक्शन अज्यूम कर लो क्लॉकवाइज, ठीक है? तो साइन कन्वेंशन क्या कहता है कि अगर हमारे, ठीक है, हिंदी में लिख रहा हूं ताकि आपको समझे ज्यादा, अगर हमारे, अच्छा चलो ठीक है, हिंदी अगर आपकी शुद्ध नहीं है, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड आवर डायरेक्शन, if the direction of current and our direction is opposite, ठीक है, then sign of negative will be given to IR, ठीक है? will be given to IR। अगर, अच्छा पॉजिटिव, अगर हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अपोजिट है तो हम साइन क्या देंगे? पॉजिटिव देंगे। इफ डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, इफ करंट डायरेक्शन एंड आवर डायरेक्शन इज सेम, मतलब जिस डायरेक्शन में हम इस लूप में चल रहे हैं और करंट भी उसी डायरेक्शन में चल रहा है, तो हम क्या देंगे? नेगेटिव साइन देंगे, ठीक है? तो अगर हमारा डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम होगा तो नेगेटिव साइन दिया जाएगा, ठीक है? अच्छा, तो ये बात हो गई रेजिस्टेंस से गुजरते समय। बैटरी का क्या? बैटरी का क्या, तुम जिस तरफ से एग्जिट करोगे, ठीक है, साइन ऑफ द terminal where you exit
इज गिवन। ठीक है, इसको चाहिए तो हिंदी में लिख लो कि जिस टर्मिनल से एग्जिट करोगे उस टर्मिनल की जो साइन होगी उस साइन को तुम दोगे। मतलब जैसे ये प्लस साइन, ये माइनस साइन, तो तुम यहाँ से आ रहे हो तो एग्जिट कहाँ से करोगे? प्लस साइन से, तो E1 को तुम प्लस E1 दोगे। ठीक है, ऐसा। चलो, तो ये हो गए किरचॉफ के साइन कन्वेंशंस। ठीक है, आसान है। चलो लिख लो तीनों, लिख लिया। चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग KVL अप्लाई करते हैं। हमारे पास दो लूप है, ये पहला लूप और ये दूसरा लूप। हम लोग क्या करते हैं, दोनों लूप में KVL लगाते हैं। सो अप्लाइंग KVL इन मेश 1, मेश 1 बोल सकते हैं या लूप 1। ठीक है, चलो तो कभी भी आपके सामने KVL का क्वेश्चन आएगा तो उसमें सबसे पहले आप लूप्स आइडेंटिफाई कर लेना, फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आइडेंटिफाई कर लेना, मतलब कौन कौन सा करंट इंडिपेंडेंट है, और कोशिश करना कि करंट कम रखना, वेरिएबल्स कम रखना। मतलब जैसे I1 फ्लो कर रहा है, I2 फ्लो कर रहा है, I3 भी फ्लो कर रहा है, तो तीन तीन करंट अगर फ्लो कर रहा है तो हो सकता है तुम्हें 3 इक्वेशन सॉल्व करना पड़े। तो बेहतर यही होगा कि कोशिश करके I1, I2, I3 का कोई रिलेशन निकाल लेना। ठीक है, जिससे कि तुम लोग उसमें सब्स्टिट्यूशन वगैरह कर सको। वो रिलेशन कैसे निकाल सकते हो? किरचॉफ्स करंट लॉ से निकाल सकते हो। फिलहाल ये देखते हैं। ठीक है, अभी तो ये सीख रहे हैं ना। अप्लाई करते हैं हम लोग, लूप 1 में चलना शुरू करते हैं। हम लोग मान लो यहाँ से चल रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ से चलना शुरू किया। हमेशा यहाँ से कर सकते हो, यहाँ से कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। तो तुम चल रहे हो ऐसे क्लॉकवाइज चल रहे हो। बेसिकली तुम्हारी डायरेक्शन क्या है? ये वाली, ये जो क्लॉकवाइज तुमने बनाया ना, ये तुम्हारी डायरेक्शन है। तो तुम चल रहे हो ऐसे, करंट भी चल रहा है ऐसे। तो जब तुम R1 पर पहुंचे तो यहाँ पे पहला इक्वेशन आएगा IR का। ठीक है, तो R1 की तरफ करंट ऐसे जा रहा है और तुम भी ऐसे ही जा रहे हो, तो यहाँ पे आएगा -I1 R1। ठीक है, आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, यहाँ चले। अच्छा, आगे क्यों नहीं गए? क्योंकि लूप में लगा रहे हैं ना हम लोग बेसिकली ये पहले वाले लूप में लगा रहे हैं KVL, इस पर्टिकुलर लूप में लगा रहे हैं KVL। तो इसमें हम लोगों को सिर्फ बात करनी है। ठीक है, और ज़्यादा आगे नहीं जाना है। ओके, तो हम लोग क्या किया, यहाँ पे मुड़े, फिर I3 नीचे की तरफ, हम भी क्लॉकवाइज I3 भी नीचे, तो I3 भी नीचे, हम भी नीचे। तो R5 की तरफ जो इक्वेशन लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? I3 R5। बेसिकली हम क्या लिख रहे हैं? बेसिकली हम लोग वोल्टेजेस लिख रहे हैं। हम लोग क्या लिख रहे हैं? हम लोग वोल्टेजेस लिख रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, वोल्टेज और EMF के बीच का फर्क आप देख सकते हो। कैसे देख सकते हो? यहाँ पे जो बैटरी लगी हुई है, इसके पास अपना एक EMF है। ठीक है। अब ये जो EMF, जब यहाँ पे आप करंट आगे बढ़ रहा है तो इस रेजिस्टेंस के कारण इसका EMF ड्रॉप हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस के अराउंड जो वोल्टेज होगा उसको हम लोग वोल्टेज बोलेंगे। बट अगर यहाँ पे करंट नहीं होता, मान लो यहाँ पे करंट नहीं फ्लो कर रहा होता, तो यहाँ पे जो वोल्टेज आता वो क्या होता? वो EMF होता। क्योंकि अगर करंट नहीं फ्लो करता तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप नहीं आता यहाँ पे। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिर उसको हम लोग सिर्फ EMF ही बोलते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है और इस रेजिस्टेंस के कारण यहाँ पे V = IR से V जो है वो कम हो रहा है, तो इसीलिए इसके अक्रॉस हम क्या बोलेंगे? वोल्टेज बोलेंगे। इसके अक्रॉस वोल्टेज बोलेंगे, इसके अक्रॉस वोल्टेज बोलेंगे। ठीक है, EMF नहीं बोलेंगे। हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि फाइंड द EMF अक्रॉस R5 ना, हम बोलेंगे फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस R5। ठीक है, ऐसा। R3 के अक्रॉस वोल्टेज बोलेंगे। ठीक है, बट इसके अक्रॉस क्या बोलेंगे? EMF बोलेंगे, क्योंकि इसके अक्रॉस तो E है। ठीक है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे पोटेंशियोमीटर में मैं इस चीज को और क्लियर कर दूंगा, टेंशन मत लो। हालांकि लास्ट ईयर मैंने आपको बताया था कि V = E + IR, V = E - IR, ये सब कैसे आता है। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अभी जाने दो। ठीक है, अच्छा, हम लोगों ने यहाँ से पास किया। अब यहाँ से पास किया तो हम लोग ऐसे गए, अभी यहाँ पहुंचे। तो R3 की तरफ हम ऐसे जा रहे हैं और हमारी डायरेक्शन भी क्लॉकवाइज है, तो हमारी डायरेक्शन भी ऐसे है और करंट की डायरेक्शन भी ऐसे है, तो अगेन आएगा माइनस। अब वोल्टेज = IR होता है, तो I क्या है? I1, तो I1 R3। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़े इस बैटरी की तरफ गए। अब बैटरी में हम लोग किस टर्मिनल से निकल रहे हैं? हम लोग निकल रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल से, तो लिखेंगे +E1 = 0। ठीक है, सो देयरफॉर तुम E1 = लिख सकते हो I1 R1 + I3 R5 + I1 R3। ठीक है, ओके। तो बेसिकली ये कुछ और नहीं है, ये वोल्टेजेस का डिवीजन है। जैसे वो क्या था? किरचॉफ्स का पहला लॉ, वो करंट का डिवीजन था। ये क्या है? ये वोल्टेजेस का डिवीजन है। मतलब जो यहाँ पे EMF है, करंट फ्लो होने के कारण हो क्या रहा है? R1 पे कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है, R5 पे कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है, R3 पे कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है। तो ये जो टोटल वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है वो किसके इक्वल हो जाएगा? EMF के इक्वल हो जाएगा। तो इसीलिए EMF = आ जाता है ये टोटल वोल्टेज ड्रॉप्स। तो I1 R1, I3 R5, I1 R3, वही चीज है ना। तो EMF = डायरेक्टली ये चीज आप कर सकते हो, लेकिन इसमें ये दिमाग मत लगाना क्योंकि हो सकता है तुमसे गलती हो जाए। चलो अब बात करते हैं लूप 2 की। ठीक है, लूप 2 में हम लोग लगाते हैं। लूप 2 में हम लोग ऐसे चल रहे हैं। ठीक है, ऊपर से शुरू करते हैं। ठीक है, करंट आ रहा है सामने से और हम चल रहे हैं ऐसे। ठीक है, हमारी डायरेक्शन कैसे है? हमारी डायरेक्शन है, चलो इसको गोल ना बना के ऐसे बना लो। ठीक है, गोल ना बना के ऐसा स्क्वायर बना लो ताकि तुम्हें थोड़ा सा विजुअलाइज हो।
ठीक है, गोल ना बना के ऐसे स्क्वायर बना लो, बात तो वही है, क्लॉकवाइज ही है ना। तो हम चल रहे हैं ऐसे, रेड वाला जो डायरेक्शन है वो हमारा डायरेक्शन है, वो हमने चुना है, हमारी मर्जी है। हम चल रहे हैं ऐसे, करंट आ रहा है सामने से, आपकी मर्जी, आप यहाँ पे उल्टा भी ले सकते हो, लेकिन मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा क्लॉकवाइज ही मारो, कोई कंफ्यूजन ही ना हो, ठीक है। आपके पास अगर प्लान बी होता है ना, तो प्लान ए पर आप पूरी तरीके से फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि आपके दिमाग में रहता है कि भाई हम लोग प्लान बी कर लेंगे अगर प्लान ए नहीं हुआ तो, ठीक है। बट अगर प्लान बी नहीं होता है तो प्लान ए ही करना है फिर, तो इसीलिए ज़्यादा ऑप्शंस मत रखो दिमाग में, ठीक है। फिक्स कर लो कि भाई क्लॉकवाइज ही चलना है, और ये तो कोई बड़ी बात भी नहीं है। I2 आ रहा है सामने से और आप जा रहे हो ऐसे, तो क्योंकि आप दोनों की डायरेक्शन यहाँ पे अपोजिट हो गए, तो साइन कौन सी दोगे, पॉजिटिव दोगे। तो कौन सा करंट है यहाँ पे, I2 और R2, साइन कितनी दोगे, पॉजिटिव, तो ये आएगा प्लस I2 R2, ठीक। आगे बढ़े आप आगे बढ़े इस तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे E2 का टर्मिनल देखो प्लस और माइनस, तो बेसिकली आप कौन से टर्मिनल से बाहर निकल रहे हो, आप बाहर निकल रहे हो इस वाले टर्मिनल से, नीचे जा रहे हो ना, तो आप बाहर निकल रहे हो इस टर्मिनल से, तो माइनस साइन आएगा, तो ये आएगा माइनस E2, ठीक है। फिर आप बढ़े इस तरफ, जब आप इस तरफ बढ़े तो करंट अगेन आपके अपोजिट आ रहा था, तो करंट आपके अपोजिट है और आप इस तरफ हो, तो अगेन पॉजिटिव साइन दोगे। करंट आ रहा है I2 और रेजिस्टेंस है R4, तो I2 R4। अब अगेन जब आप ऊपर जा रहे हो तो करंट नीचे आ रहा है, करंट नीचे आ रहा है, आप ऊपर जा रहे हो, तो अगेन आपके डायरेक्शन अपोजिट है, तो प्लस साइन दोगे, I3 R5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये भी वही बात हो गई, देखो इस EMF को उस साइड कर दो तो ये EMF पॉजिटिव हो जाएगा और बाकी ये सब भी पॉजिटिव है। तो बात वही है बेसिकली, ये जो EMF है इसमें जो भी वोल्टेज ड्रॉप्स आ रहे हैं वो किसके इक्वल होंगे, वो इस EMF के इक्वल होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हो बाकी, है ना। बेसिकली ये जो वोल्टेज है, ये जो EMF है वो कैसे डिवाइडेड है, वो इन्हीं रेजिस्टेंस में तो डिवाइडेड है, तो उन्हीं सबको अगर हम लोग जोड़ देंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, E2 के ही तो इक्वल हो जाएगा। तो करना कुछ नहीं है, I2 R2 I3 R5 I2 R4 को प्लस करके इक्वल कर देना E2 के, सिंपल। और वही तो किया, देखो E2 को वहाँ करो, वही हो गया, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम लोग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। क्लियर, आसान था। चलो तो हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर 2 3 4 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व किए बिना ये चीज़ आपके लिए उतनी ज़्यादा क्लियर होगी नहीं, ठीक है। समझ में आ गया। चलो ये सब मैं लिखे रहने देता हूँ, और किरचॉफ्स लॉ आप लोगों को मैं और भी लगा के दिखाता हूँ, देखता हूँ मैं और भी एग्जाम्पल्स हैं तो इसमें, ठीक है, दिखता हूँ मैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को और भी क्वेश्चन यहाँ पे करा दूंगा। चलो डायरेक्टली अब आपका क्वेश्चन है, तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, सॉल्व करते हैं। चलिए, तो ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि भाई यहाँ पे पता करो कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। फाइंड द करंट फ्लोइंग इन ईच लूप, करंट फ्लोइंग फ्रॉम 4 वोल्ट एंड 1 वोल्ट, ठीक है। ये 4 वोल्ट और 1 वोल्ट क्या है, EMF है, ठीक है। ये क्या है, आपका EMF है, लेकिन जब करंट फ्लो करना शुरू होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, वोल्टेज आएगा, समझ रहे हो ना। चलो ठीक है, आगे बताऊंगा और, ठीक है, ओके। देखो, फाइंड द करंट फ्लोइंग फ्रॉम 4 वोल्ट एंड 1 वोल्ट, तो आपको पता है कि ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा, तो यहाँ से मान लो करंट निकला I1, ठीक है। ये I1 करंट जो है वो यहाँ जाएगा, ठीक है, और साथ ही में ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से भी करंट निकलेगा, तो यहाँ से मान लो करंट निकला I2, तो यहाँ से करंट आया I2, तो यहाँ पे I2 करंट आया, I2 करंट यहाँ पे आने के बाद इस I1 के साथ कंबाइन हो जाएगा इस जंक्शन पर, तो यहाँ पे करंट जाएगा I1 प्लस I2, ये I1 प्लस I2 करंट ऐसे जाएगा, है ना। और उसके बाद अगेन ये जो I2 करंट है ये अगेन यहाँ पे I2 करंट हो जाएगा, और ये I1 करंट इसमें आ जाएगा। समझ गए ना क्या हुआ, I1 करंट फ्लो करना शुरू हुआ इस जंक्शन पर, क्या हुआ, I2 के साथ कंबाइन होकर यहाँ से I1 प्लस I2 करंट फ्लो करना शुरू किया, यहाँ पे I1 प्लस I2 करंट फ्लो हुआ। उसके बाद इस जंक्शन पर क्या हुआ, इस जंक्शन पर I2 करंट अपनी जगह पर चला गया और I1 करंट अपनी जगह पर आ गया, ठीक है। तो आपको क्या लगाना है, आपको लगाना है दोनों में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, और उससे आप लोगों को I1 I2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो दोनों लूप में लगा सकते हो, आपकी मर्जी है, या आपकी मर्जी है एक लूप में भी लगा लो, काम तो एक लूप में लगाने से हो जाएगा, बट ठीक है दोनों में लगा के दिखा देता हूँ। तो जैसे हम लोग मान लो लगा रहे हैं इसमें, ये आपका लूप 1, ठीक है, डायरेक्शन हमने मान लिया क्लॉकवाइज हमेशा, ठीक है, और यहाँ पे भी हमने मान लिया क्लॉकवाइज, ठीक है। ये आपका लूप 2, तो लूप 1 में जब आप किरचॉफ्स लॉ लगाओगे तो देखो कैसे लगाओगे। सबसे पहले आपके सामने आ रही है बैटरी, बैटरी के जब आप लोग पास हो रहे हो यहाँ पे, तो कौन से टर्मिनल से निकल रहे हो, माइनस प्लस, कौन से टर्मिनल से यहाँ पे निकल रहे हो, माइनस वाले टर्मिनल से निकल रहे हो, तो यहाँ पे आएगा -4। फिर आगे बढ़ रहे हो, तो करंट बेसिकली ऐसे अपोजिट आ रहा है, आपके करंट आपके अपोजिट आ रहा है और आप ऐसे आगे बढ़ रहे हो, तो करंट आपके जस्ट अपोजिट हुआ ना, तो प्लस साइन I2 इंटू रेजिस्टेंस कितना 1, तो I इंटू R, ठीक है। फिर आप नीचे गए, फिर आप यहाँ गए, जब आप यहाँ गए तो यहाँ पे इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, I1, ठीक है। यहाँ पे करंट कितना फ्लो कर रहा है, I1, आपकी डायरेक्शन भी ऐसे है, करंट की भी डायरेक्शन ऐसे है, तो माइनस साइन आएगा, तो -I1 इंटू 1 ओम, ठीक है। फिर आप आगे बढ़े, इस बैटरी से आप पास हुए, तो जब आप इस बैटरी से पास हुए तो इस बैटरी में कौन से टर्मिनल से आप बाहर निकले, ये प्लस ये माइनस, आप बाहर निकले प्लस वाले टर्मिनल से, तो यहाँ पे आ गया +1, ठीक है।
इज इक्वल टू क्या आ गया 0। ठीक है, हो गया। और कोई है क्या यहाँ पे? अच्छा, लॉ लगाने से पहले यहाँ पे लूप को डिफाइन कर देना। इन द लूप, कौन से लूप में लगाया है? ए बी सी डी ए में। तो आपने लूप ए बी सी डी ए में आपने ये फॉर्मूला लगाया है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा -4 + I2 - I1 + 1 = 0। सो देयरफॉर I2 - I1 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3। -4 + 1 -3 हो जाएगा, उस साइड जाएगा तो +3। तो I2 - I1 की वैल्यू हो गई यहाँ पे 3। ठीक है, ठीक है। अब आप लोग लूप 2 में लगाओ। लूप 2 में देखो लगाओ, तो यहाँ से आप लोग देखोगे तो जब आप यहाँ पे लगा रहे हो, ठीक है, ऐसे लगाओगे तो ऐसे जब आप लगा रहे हो तो कौन से टर्मिनल से निकल रहे हो? नेगेटिव। तो यहाँ पे -1 इन द लूप, कौन से लूप में लगा रहे हो? DCFED में। जरूरी होता है ये लिखना, ठीक है। तो DCFED में जब आप DC से पास हो रहे हो तो आप यहाँ पे कौन से टर्मिनल से निकल रहे हो? नेगेटिव। तो -1। आगे बढ़े आगे बढ़े, करंट सामने से आ रहा है, ठीक है, और आप ऐसे जा रहे हो तो प्लस साइन आएगा, अपोजिट हुआ ना। तो करंट कितना है? I1 और रेजिस्टेंस कितना है? 1 ओम। फिर आप नीचे गए यहाँ आए, फिर अगेन करंट आपके सामने से आ रहा है, और करंट कितना आ रहा है? करंट आ रहा है I1 + I2। तो आपके सामने करंट आ रहा है I1 + I2, और रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओम। ठीक है, और कुछ? आगे बढ़े, बस खत्म, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सॉल्व कर दो इसको। तो -1 + I1 ब्रैकेट ओपन करो तो 2I1 + 2I2 बराबर में आ गया 0। ठीक है, I1 + 2I1 हो गया 3I1, तो 3I1 + 2I2 बराबर आ गया 1। ठीक है, ठीक है। इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3I2 - 3I1 बराबर 9। अब इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दो। ठीक है, तो देखोगे 3I1 कैंसिल हो गया, 2I2 + 3I2 हो गया 5I2, तो 5I2 बराबर आ गया 10। कुछ महान हस्तियां ये भी नहीं समझ पा रही हैं। अरे मेरे भाई 3 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये तुम्हारा इक्वेशन 3 हो गया, ये तुम्हारा इक्वेशन 1 था, ये तुम्हारा इक्वेशन 2 है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ? इक्वेशन 2 और 3 सॉल्व करना चाह रहा हूँ। तो 3I2 - 3I1 बराबर 9। ठीक है, मैंने क्या किया? दोनों को एडिंग किया तो 3I1 कैंसिल हो गया, 2I2 और 3I2 हो गया 5I2, और बराबर में 9 + 1 10 हो गया। तो I2 की वैल्यू आ गई 2 एम्पियर। अब I2 की वैल्यू अगर 2 एम्पियर है तो यहाँ पे रख दो I2 की वैल्यू 2 एम्पियर, तो I1 की वैल्यू आ जाएगी -1 एम्पियर। ठीक है, अब माइनस का क्या सेंस है? माइनस का ये सेंस है कि तुमने डायरेक्शन गलत अज्यूम किया था। यहाँ पे तुमने देखो गलत डायरेक्शन ही तो अज्यूम किया है। यहाँ पे देखो तुमने गलत डायरेक्शन अज्यूम किया है, तुमने ये डायरेक्शन अज्यूम किया है, जबकि करंट कहाँ से फ्लो करता है? करंट इस तरफ से फ्लो करेगा, इसमें भी इस तरफ से फ्लो करेगा, है ना। तो I2 की वैल्यू आ जाएगी 2 एम्पियर, और I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? I2 की वैल्यू 2 एम्पियर यहाँ पे रखो, तो I1 की वैल्यू आ जाएगी -1 एम्पियर। I1 की वैल्यू आ जाएगी -1 एम्पियर। क्लियर? चलो, समझ में आ गया कैसे लगाते हैं? टेंशन मतलब, और क्वेश्चंस करेंगे, देख लो इसको। चलिए, तो ये एक नया क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक में, सॉल्व एग्जांपल है ये। उसमें देखो उन्होंने क्या किया है, 7 वोल्ट 1 ओम लिखा है। ठीक है, तो बेसिकली ये 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो इसको ऑब्वियसली ऐसा साइड में बना के नहीं दिखाते हैं, बट अगर बना के नहीं दिखाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो इसीलिए आपको जब भी ऐसा इंटरनल रेजिस्टेंस भी आ जाए तो क्या करो, बैटरी के बगल में ऐसा इंटरनल रेजिस्टेंस बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि अपने लिए आप बना रहे हो। ठीक है, हमें क्या करना है? हमें करंट I1 और I2 कैलकुलेट करना है। चलो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे? हम दोनों लूप में लगाएंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये आपका लूप 1 और ये आपका लूप 2। डायरेक्शन मैंने हमेशा बोला है आप क्लॉकवाइज ही लोगे, ठीक है, ऑप्शन ही मत रखो, डाउट ही नहीं होगा। ठीक है, तो बात करते हैं फॉर लूप 1। लूप 1 मतलब कौन सा लूप? ABFEA। तो फॉर द लूप ABFEA लगाओ जरा इसमें किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, अप्लाइंग KVL। अब आपको लगाने आ जाना चाहिए था यार। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, फिर एक एक्सरसाइज का, मतलब 2 क्वेश्चन और है। अब उन दोनों क्वेश्चंस को कराने के बाद भी अगर आपको नहीं आया लगाने तो फिर तो दिक्कत है। तो ऐसा करो, एक बार पहले आप लगाओ फिर यहाँ देखो। ठीक है, चलो तो यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। पहले यहाँ पे बैटरी आई, बैटरी का ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है कि भाई हम पास हो रहे हैं नेगेटिव टर्मिनल से, तो ये आया -7। ठीक है, फिर आगे बढ़े हम 1 ओम की तरफ। डायरेक्शन देख लो करंट का, I1 करंट यहाँ पे, I1 करंट यहाँ पे। उसके बाद I1 और I2 कंबाइन होके यहाँ से I1 + I2 गया, फिर यहाँ से I1 + I2 गया, यहाँ पे I1 + I2 आया, फिर यहाँ पे I2 इस तरफ चला गया और I1 करंट ऊपर चला गया, तो I1 करंट यहाँ चला आया। ठीक है, हुआ क्या? I1 और I2 कंबाइन हुआ तो नीचे I1 + I2 आया, फिर I1 + I2 चलते गया, फिर यहाँ पे इस जंक्शन पे I1 और I2 दोबारा से अपनी अपनी जगह पे हो लिए। ठीक है, ठीक है, चलो तो -7 आगे बढ़ते हैं। फिर I1 जो है वो हमारे अपोजिट है और हम ऐसे जा रहे हैं, तो प्लस साइन I1 × R कितना है? 1 ही है। फिर हम लोग आगे बढ़े, फिर यहाँ पे पहुँचे, तो यहाँ पे हमारा और करंट का डायरेक्शन सेम हो गया, तो माइनस साइन I कितना है? I2, रेजिस्टेंस कितना है? 2। फिर आगे बढ़े, ये बैटरी का यहाँ पे +12 आ जाएगा,
ठीक है, इक्वल टू 0। और कोई रेजिस्टेंस और बैटरी यहाँ पे नहीं है तो ऑब्वियसली यहाँ पे छोड़ दो। सो देयरफॉर I2 की वैल्यू डायरेक्टली आ रही है क्या? हाँ आनी तो नहीं चाहिए, 1 इंटू I1, अच्छा वही मैं बोला। तो -7 प्लस I1 माइनस I2, एक्चुअली 2 टाइम्स I2 प्लस 12 बराबर 0। इसको सिंप्लीफाई कर दो तो I1 माइनस 2I2 इक्वल टू -5, है ना। -7 प्लस 12 5, उसको वहाँ भेजो तो -5, तो I1 माइनस 2I2 इक्वल टू -5। इसको ले लो इक्वेशन 1। आइए लूप 2 में लगाते हैं। तो अप्लाइंग KVL इन लूप, कौन सा लूप? EFCDE। तो इसमें लगाते हैं हम लोग EFCDE में, ठीक है। देखो हम लोग जब ऐसे जा रहे हैं तो बेसिकली जब हम ऐसे जा रहे हैं तो यहाँ पे बैटरी के कौन से टर्मिनल से निकल रहे हैं? नेगेटिव टर्मिनल से, तो ये आया -12। फिर हम लोग आगे जा रहे हैं, करंट हमारे सामने, करंट सामने हम इस तरफ, तो हमारी डायरेक्शन अपोजिट, तो प्लस साइन, करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट I2 और रेजिस्टेंस है 2। फिर हम नीचे गए यहाँ है, फिर से करंट हमारे अपोजिट डायरेक्शन में और रेजिस्टेंस 12। तो करंट यहाँ पर कितना, ध्यान देना, करंट यहाँ पे I2 नहीं है, अब करंट यहाँ पे I1 प्लस I2 है। तो करंट यहाँ पे I1 प्लस I2 और रेजिस्टेंस है 12, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़े, लूप कंप्लीट, तो और कुछ नहीं है, तो इक्वल टू 0। इसको रिजॉल्व कर लो तो -12 प्लस 2I2 प्लस 12I1 प्लस 12I2 इक्वल टू 0, ठीक है, ठीक है। तो 2I2 और 12I2 हो जाएगा 14I2 और यहाँ पे 12I1 और इज इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 7I1 माइनस 14I2 बराबर -35 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन 3, आपका इक्वेशन 2। तो सॉल्व कर दो इक्वेशन 2 एंड 3, सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड 3, ठीक है। तो देयरफॉर 12I1 प्लस 14I2 बराबर 12 और 7I1 माइनस 14I2 बराबर -35। तो ये सॉल्व कर दो तो ये इससे ख़त्म, 12 और 7 ये हो जाएगा 19I1 इज इक्वल्स टू 12 में से 35 गया तो -13, 23, ये -23। तो I1 आ जाएगा तुम्हारा -23/19। तो माइनस साइन का कोई और सेंस नहीं है, गलत मत समझना, आंसर रॉन्ग नहीं है। I1 तुम्हारा नेगेटिव आया है, इसका ये मतलब है कि तुमने डायरेक्शन गलत ली है, और ऑब्वियसली तुमने यहाँ पे डायरेक्शन गलत ली है। तुमने डायरेक्शन ली है I की ऐसे, जबकि करंट कैसे आ रहा है? ऐसे। तुमने ली है ऐसे और आ रहा है ऐसे, तो I1 की वैल्यू इसलिए -23/19 आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं, है ना, क्योंकि ये 1.526 तो शायद इसी पे आएगा I1, ठीक है। चलो I2 निकालते फिर पता चली जाएगा। तो I1 आया है हमारा -23/19, तो I1 को यहाँ पे रख दो, तो यहाँ पे -23/19, माइनस में ही रखना, माइनस में आया तो ठीक है, -2I2 और बराबर में है -5, -5 को यहाँ लाओ तो -23/19 प्लस 5 बराबर 2I2। ये सॉल्व करो तो -23 प्लस 95। ओके, तो हमसे एक छोटी सी गलती हो गई, ये 12 वोल्ट नहीं 13 वोल्ट है, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन ही रॉन्ग ले लिया, इसलिए हमारा आंसर ऐसा आ रहा है। बाकी कंसेप्चुअली इसमें कोई गलती नहीं है, कंसेप्चुअली हमारा आंसर करेक्ट है। तो I1 की वैल्यू ये है और I2 की वैल्यू हमारी आई है 62/38, ठीक है। चाहिए तो एक बार आप क्या करो, इसको 13 वोल्ट लेके सॉल्व कर लो। इसको जब आप 13 ले लोगे तो होगा क्या, 13 - 7 ये 6 आ जाएगा, ठीक है। और जब 6 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 42 आएगा, ठीक है। और ये 42 आएगा तो यहाँ पे 42 आएगा, तो 12 में से 42 जब जाएगा, ठीक है, 12 में से जब 42 जाएगा, वही नहीं यहाँ पे ये भी -13 आएगा, ठीक है। तो ये -13 आया तो वहाँ जाके +13 हो जाएगा, ठीक है, ये 13 हुआ। तो 13 में से जब -42 जाएगा तो कितना आएगा, 13 में से -42 जाएगा तो -29 आएगा, -29/19 आएगा आंसर। तो -29/19 की एक बार हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर वो वैल्यू हमारे आंसर से मैच कर गई तो इसका मतलब हमने करेक्ट किया है, ठीक है। 29/19, 29/19, जी हाँ 1.526, यही है शायद आंसर, 1.526, यस। तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। बस हमने यहाँ पे 12 वोल्ट लेके कर दिया है, इसीलिए हमारा आंसर ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसको एक अलग एग्जाम्पल की तरह अपनी बुक में लिख दो और उस सॉल्व एग्जाम्पल को अलग से आप खुद से ट्राई करो। चलो हम लोग करते हैं अभी सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 2। चलिए तो हम लोग सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। देखो बहुत सारी प्रैक्टिस जरूरी होती है KVL वगैरह में, तो मैं सारे पॉसिबल क्वेश्चंस आपको करा दे रहा हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट है हालांकि। चलो तो देखो यहाँ से मान लो कुछ करंट रिलीज हुआ I2 और यहाँ से कुछ करंट रिलीज हुआ I1। अब ये क्वेश्चन वैसा नहीं है, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, तो ध्यान से देखो। ये I1 करंट यहाँ से रिलीज हुआ, यही I1 करंट यहाँ पे जाएगा। अब ये I1 करंट जब इस जंक्शन पर पहुंचेगा तो 2 पार्ट्स में स्प्लिट होगा। अब वो 2 पार्ट्स कौन से होंगे वो देखना पड़ेगा हमें। फिलहाल यहाँ से I2 करंट आ रहा है, यहाँ भी I2 करंट आ रहा है। ये I2 करंट जब यहाँ पर पहुंचेगा तो ये भी स्प्लिट होगा,
कैसे स्प्लिट होगा बेसिकली, ये I2 करंट में से कुछ करंट नीचे 4 ओम में चला जाएगा, ठीक है, और कुछ करंट यहां जाएगा। तो 4 ओम में कौन सा करंट जाएगा, ये I1 वाला, ठीक है, बेसिकली I1 वाला जो करंट है वही यहां पर जाएगा। या ऐसे अगर तुम्हें नहीं समझ रहा है तो मान लो I2 यहां पर करंट आया, नीचे कुछ करंट गया, यहां पे करंट चला गया I3, यहां पे करंट चला गया I3 और नीचे कुछ करंट गया, ठीक है। अब ये I3 करंट यहां पे आया, ये I3 करंट यहां पे आया, तो ये I3 करंट I1 के साथ कंबाइन होकर ये ऊपर जाएगा, तो ये ऊपर गया I1 प्लस I3, ठीक है, समझे। I2 करंट यहां आया, यहां पे अलग हुआ, तो I3 करंट ऐसे गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें I1, I2 और I3 के बीच में रिलेशन ढूंढना है, ठीक है। ठीक है, तो देखो जो I2 करंट यहाँ पे रिलीज हुआ वही I2 करंट यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पे करंट कौन सा आएगा, I2, और जो I1 करंट यहाँ से रिलीज हुआ वही I1 करंट यहाँ पर भी आएगा, तो यहाँ पे आएगा करंट I1। अब दिक्कत हमें इस ब्रांच की आ रही है, ये जो 3 ओम वाली ब्रांच है ना, इसकी हमें दिक्कत आ रही है। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए कुछ सोचते हैं। देखो सबसे पहले I1 करंट यहाँ गया और I2 करंट वहाँ गया, तो यहाँ पर कितना करंट गया होगा, ठीक है, यहाँ पर कितना करंट गया होगा बताओ। अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो तो I1 करंट जो है वो 2 पार्ट्स में बटा, अगर तुम इसको x मान लो और यहाँ पे किरचॉफ्स का पहला लॉ लगाओ इस जंक्शन पर, मान लो ये जंक्शन D, तो एट जंक्शन D अप्लाई KVL, तुमने क्या किया, KCL अप्लाई किया। बेसिकली KCL अप्लाई करोगे तो आने वाला करंट बराबर जाने वाला करंट, तो आने वाला करंट है I1 और जाने वाला करंट है x प्लस I2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, I1 माइनस I2, मतलब बेसिकली यहाँ पर कितना करंट जाएगा, यहाँ पर करंट जाएगा I1 माइनस I2, ठीक है। इस 3 ओम में करंट कितना जाएगा, I1 माइनस I2। अगर चाहो तो तुम यहाँ से भी देख सकते हो, I2 करंट यहाँ पर आया, अब ये I2 करंट जो है वो I1 और इस x पार्ट में बट गया, तो ये x की वैल्यू तुम्हें निकालनी है। तो जंक्शन C पर किरचॉफ्स करंट लॉ लगाओ, तो किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है, आने वाला करंट बराबर जाने वाला करंट, तो x की वैल्यू क्या आ गई, I2 माइनस I1। तो यहाँ से देखोगे तो I2 माइनस I1 और यहाँ से देखोगे तो I1 माइनस I2। ऐसा क्यों, क्योंकि इसकी डायरेक्शन है इस तरफ, तो माइनस साइन लग गया, और इसकी डायरेक्शन इस तरफ, बाकी मैग्नीट्यूड वही है ना, समझे। तो तुम्हारी मर्जी है, तुम कैसा भी करके कर सकते हो, बस डायरेक्शन का ध्यान रखना। I1 माइनस I2 लिख रहे हो तो इस डायरेक्शन में, I2 माइनस I1 लिख रहे हो तो इस डायरेक्शन में। फिलहाल इसको कॉमन सेंस से भी किया जा सकता था, देखो कैसे। यहाँ से तुमने I2 करंट रिलीज किया, तो ये तो फिक्स है, यहाँ से जो करंट निकला है वही करंट यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पे I2 करंट ही आएगा। अब यहाँ पर जब I2 करंट आएगा तो यहाँ पर भी कौन सा करंट फ्लो करेगा, I2 करंट ही फ्लो करेगा। इतना क्लियर। तुमने यहाँ से I1 करंट रिलीज किया, तो ये तो क्लियर है कि भाई I1 करंट यहाँ से रिलीज हुआ तो I1 करंट यहाँ पे आना है, तो यहाँ से I1 करंट रिलीज हुआ तो इस रेजिस्टेंस में I1 करंट ही आएगा। अब दिक्कत किसकी थी, इस ब्रांच की, 3 ओम की। तो कॉमन सेंस लगाओ, I1 करंट यहाँ से रिलीज हुआ, ऊपर I2 करंट गया, तो यहाँ पर कितना करंट जाएगा, यहाँ पर इस I1 में से ये I2 माइनस कर दो, उतना करंट जाएगा। मतलब नंबर्स लेके थोड़ा सा समझते हैं। मान लो आपके पास 10 लोग थे और ऊपर 8 लोग गए, ठीक है, तो आपके पास 10 लोग थे और इस जंक्शन पे क्या हुआ, बंटवारा हुआ, ठीक है। आप 10 लोग जा रहे थे, 8 लोग सीधे गए और बोले बचे हुए जो लोग हैं वो उस तरफ जाओ। तो बचे हुए कितने लोग हैं, 2। कैसे निकाला तुमने, 10 में से 8 घटाया, 10 क्या था तुम्हारा I1, 8 क्या था तुम्हारा I2, तो तुमने क्या किया, I1 माइनस I2 किया, ठीक है। तो कॉमन सेंस से भी इसको कर सकते हो। बाकी कॉमन सेंस क्लियर नहीं होती है तो KCL लगाओ। KCL क्या कहता है, जंक्शन पर आने वाला करंट बराबर जाने वाला करंट होगा, तो I1 इक्वल टू I2 प्लस x। हमने मान लिया कुछ करंट x है, तो x की वैल्यू आ गई I1 माइनस I2। क्लियर। अच्छा, अब ये करंट ध्यान रखना, यहाँ से I2 करंट निकला तो यहाँ पे I2 करंट ही आएगा, यहाँ से I1 करंट निकला तो यहाँ पे I1 करंट ही आएगा। इस ब्रांच का हम लोग बाकी कुछ नहीं कह सकते, बट यहाँ सब फिक्स है, ठीक है। चलो अब सारी चीजें क्लियर है, तो हम लोग अभी लगाते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये लूप 1 और ये लूप 2, ठीक है। डायरेक्शन समझिए, डायरेक्शन वही है अभी भी, क्लॉकवाइज हमेशा यही रहेगा, ठीक है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, इसके बाद भी अगर तुम्हें नहीं समझा तो फिर तो चलो अप्लाई KVL इन लूप 1। ठीक है, लूप 1 कौन सा, ABCDA, तो अप्लाई KVL इन लूप ABCDA अप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ से शुरू करते हैं, तो यहाँ से तुमने शुरू किया तो ये माइनस ये प्लस, तो कौन से टर्मिनल से निकले, प्लस वाले, तो +5। आगे बढ़े, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है, फिर आगे बढ़े, यहाँ पे रेजिस्टेंस आया। तुम्हारी डायरेक्शन है ऐसे, करंट की डायरेक्शन है ऐसे, तो तुम्हारी और करंट की डायरेक्शन हो रही है अपोजिट, तो माइनस साइन, सॉरी प्लस साइन, क्योंकि तुम्हारी और करंट की डायरेक्शन है अपोजिट। करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट कितना है यहाँ पे, I1 माइनस I2, तो करंट है यहाँ पे I1 माइनस I2 मल्टीप्लाइड बाय 3। फिर तुम आगे बढ़े, फिर यहाँ गए। अब तुमने यहाँ पे देखा एक और रेजिस्टेंस है और करंट की डायरेक्शन तुम्हारी डायरेक्शन के इक्वल है, तो माइनस करंट कितना है I2 और रेजिस्टेंस कितना है 4, तो I2 इंटू 4 और बराबर में क्या आ जाएगा 0। सो देयरफॉर हो जाएगा 5 प्लस ब्रैकेट ओपन करो तो 3I1 माइनस 3I2 माइनस 4I2 बराबर 0। सो देयरफॉर 3I1 माइनस 7I2 बराबर आ जाएगा -5। ये हो गया इक्वेशन 1, ठीक। अच्छा, अब क्या करते हैं, लूप 2 में लगाते हैं, तो अप्लाई KVL इन लूप
कौन सा लूप, डी सी एफ ई डी, तो डी सी एफ ई डी, ठीक ठीक। अब देखो यहाँ से तुमने शुरू किया तो तुम्हारी भी डायरेक्शन यही है और करंट की भी डायरेक्शन यही है, तो माइनस साइन, करंट क्या है I1 माइनस I2 और रेजिस्टेंस कितना है 3, आगे बढ़े आगे बढ़े। अब तुम्हारी डायरेक्शन भी यही है, करंट की भी डायरेक्शन यही है, तो माइनस साइन, करंट कितना है I1, रेजिस्टेंस कितना है 4, आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहे हो, तो पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहे हो तो +10 बराबर 0, ये तुम्हारा इक्वेशन 2 बनेगा। सॉल्व करो, ब्रैकेट ओपन करो, तो माइनस साइन अभी बाहर ही रहने दो ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, 3 के साथ ओपन करो, तो ये आएगा 3I1 माइनस 3I2, ठीक है, माइनस 4I1 प्लस 10 बराबर 0। अब माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये आ जाएगा 3I2 माइनस 3I1 माइनस 4I1 प्लस 10 बराबर 0। सो देयरफॉर माइनस 7I1 प्लस 3I2 बराबर माइनस 10, ये हो गया इक्वेशन 2। अच्छा, पहला इक्वेशन यहाँ है, यहाँ भी 3I1 था और माइनस 7I2 था, ये उल्टा ही हो गया, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, हमें ऊपर वाले को 7 से मल्टीप्लाई करना होगा और नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो कुछ बात बनेगी। लेकिन हम एक चाल चलते हैं, चलिए हम लोग एक चाल चलेंगे। क्या चाल चलेंगे, हम लोग यहाँ से I1 की वैल्यू निकालेंगे। I1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी, यहाँ पे I1 की वैल्यू आएगी 7I2 माइनस 5/3। हमने क्या किया, इस 7I2 को वहाँ भेजा तो वो हो गया प्लस 7I2 माइनस 5, फिर हमने 3 को उसके नीचे भेजा तो हमें I1 की एक वैल्यू मिल गई 7I2 माइनस 5/3, और यही I1 की वैल्यू हम यहाँ डाल देंगे, ठीक है। सो देयरफॉर माइनस 7 इंटू I1 की वैल्यू क्या है 7I2 माइनस 5/3 प्लस 3I2 बराबर माइनस 10, ठीक है। पूरा इक्वेशन I2 में हो गया तो सिंपली सॉल्व हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन कर दो, तो ये आ जाएगा 7 7 49, तो माइनस 49I2 माइनस माइनस प्लस 7 5 35/3 प्लस 3I2 बराबर माइनस 10। सो सॉल्व करो तो माइनस 49I2 प्लस 35, 3 3 9I2, ठीक है, अपॉन में बचा 3, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया बस। आप इस 3 का यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा माइनस 30, ठीक है ठीक है। तो 49I2 और 9I2 ये हो जाएगा माइनस 40I2, और ये 35 वहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 65, माइनस माइनस खत्म, तो I2 की वैल्यू आ गई 65/40, 5 से काट दो, ठीक है, 5 से काटोगे तो कितना आएगा, 5 से काटोगे तो 13/8 आएगा, ठीक है। तो 13/8 तुम्हारे I2 की वैल्यू आ गई। अब देखो तुम्हारा I2 पॉजिटिव आया है, क्यों, क्योंकि तुमने डायरेक्शन सही एज्यूम की थी, तुमने डायरेक्शन मानी ऐसे और I2 भी निकलता है ऐसे, तो इसीलिए I2 तुम्हारा पॉजिटिव है, जिसकी वैल्यू, ठीक है। तो इसको पुटअप करके आप लोग I1 कैलकुलेट कर लेना, मैं नहीं कैलकुलेट कर रहा हूँ, मैं बस एक बार चेक कर लेता हूँ कि आंसर करेक्ट है क्या, ठीक है। तो हमारे I2 की वैल्यू यहाँ पे, I2 तो हमने इसको माना था, ठीक है, ओके। तो बेसिकली I3 की वैल्यू हमें देखनी है, इसमें हमने थोड़ा उल्टा ज्यूम किया था ना। I3 की वैल्यू 1.62, हाँ सही है, और I1 की वैल्यू 1.2.12, चलो सही है, ठीक है। तो इस तरीके से कैलकुलेशन वगैरह है, समझ गए आप लोग, बाकी I1 आप लोग निकाल लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए तो अभी हम लोग सबसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन देखते हैं किरचॉफ्स लॉ का, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन तुमसे हो गया फिर समझ लो तुम महान हो, ठीक है। तो तुम्हारी महानता के लिए मैं क्या करता हूँ, पहले ये रफ कर देता हूँ, क्योंकि महानता तभी सिद्ध होगी जब मैं एकदम स्क्रैच से बताऊँगा, है ना, और आप स्क्रैच से समझ पाओगे चीज़ें क्या है ना। तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन तो भाई निकालना बहुत मुश्किल होता है, हालांकि आपकी टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी ये दे रखा है, ठीक है, बट आप खुद से निकालोगे तो आपको बेहतर समझेगा, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको निकाल रहे हैं, ओके। तो हम क्या करेंगे, दोबारा से इसको समझेंगे कि भाई करंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, ठीक है। एक्चुअली मैंने इस क्वेश्चन को एक बार कराया, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, ऐसा लग भी रहा होगा कि भाई सॉल्व किया हुआ है ऑलरेडी। इसको मैंने एक बार कराया लेकिन मुझे फील नहीं आया होगा, आया कि आपको समझा होगा, तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, दोबारा से बता रहा हूँ, है ना, ओके। चलो, होता है यार, कभी कभी ऐसा फील नहीं आता है दिमाग में, भाई समझा होगा इन्हें। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है कि सारे रेजिस्टर्स का जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम है, और तुम्हें पता करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तुम्हें क्या पता करना है, तुम्हें पता करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का 2 तरीका होता है, एक होता है कि भाई सीरीज पैरेलल देख लो, सीरीज पैरेलल देख के समझ में आ रहा है तो भाई हो जाएगा, जैसे यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है तो ये दोनों पैरेलल में है, फिर सीरीज में कौन पैरेलल में कौन, ये तो नहीं समझ पाओगे, मुझे भी नहीं पता कि कौन सीरीज में कौन पैरेलल में है, तो वो मेथड तो यहाँ पे नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे, हम इस ईएमएफ से निकलने वाला टोटल करंट फाइंड कर लेंगे। हम क्या करेंगे, इस ईएमएफ से निकलने वाला करंट फाइंड कर लेंगे, ठीक है, और इस ईएमएफ की वैल्यू पता कर लेंगे, तो रेजिस्टेंस आ जाएगा। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ईएमएफ अपॉन करंट हो जाएगा सिंपली। या फिर हाँ वही चीज़ है, या फिर हम लोग ईएमएफ का इक्वेशन पता कर लेंगे, ईएमएफ का जो भी इक्वेशन आएगा उसको इक्वल पुट कर देंगे I इंटू आर इक्विवेलेंट के, क्योंकि E इक्वल टू क्या होगा, E इक्वल टू होगा I इंटू आर, है ना, उसको I इंटू आर इक्विवेलेंट के इक्वल पुट कर देंगे। तो जो भी ईएमएफ का इक्वेशन होगा उसको I इंटू आर इक्विवेलेंट से कंपेयर करेंगे, तो I अगर कैंसिल हुआ तो ठीक है, तो उससे हमें आर इक्विवेलेंट की वैल्यू मिल जाएगी,
अभी तो फिलहाल हमें पता नहीं है कि क्या करना है, ठीक है, बट इतना क्लियर है कि भाई किरचॉफ्स लॉ लगाना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि सीरीज पैरेलल कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो किरचॉफ्स लॉ लगा के हम क्या करेंगे, टोटल करंट फाइंड कर लेंगे, सर्किट से कितना निकल रहा है, टोटल करंट मिला। और अगर ऐसा हुआ, क्योंकि इसमें 3 इक्वेशन हम बनाएंगे, तो अगर ऐसा हुआ कि आई के साथ साथ हमें ईएमएफ की भी वैल्यू मिल जाए, तो फिर हमें आई और ईएमएफ दोनों मिल गया, तो आर इक्विवेलेंट सीधा आ जाएगा, दोनों मेथड से। बट देखते हैं होता क्या है, ठीक है। तो हमने मान लिया यहाँ से करंट निकला आई, यहाँ से करंट निकला आई, ठीक है। तो यहाँ पे करंट पहुंचा आई, ठीक है। अब इस जंक्शन पर क्या होगा, इस आई का डिवीजन होगा। तो हम मानते हैं कि भाई आई में से कुछ I1 करंट ऊपर चला गया। अब आई में से अगर कुछ I1 करंट ऊपर चला गया तो यहाँ पर कितना करंट गया होगा, यहाँ पर करंट गया होगा I माइनस I1। कैसे कैलकुलेट कर सकते हो इसको, KCL से कैलकुलेट कर सकते हो यार, KCL लगा दो जंक्शन F पर, ठीक है, एट F। अगर तुम KCL लगाओगे तो KCL क्या हो जाएगा, यहाँ पे आने वाला करंट इक्वल टू जाने वाला करंट। मान लो तुम्हें ये नहीं पता है I माइनस I1 होगा, तो इसको तुम X मान लो। तो आने वाला करंट क्या है I, इक्वल टू जाने वाला करंट क्या है I1 और X। तो यहाँ से X की वैल्यू क्या आ जाएगी, I माइनस I1 आ जाएगी, ठीक है। तो ये कॉमन सेंस से भी खैर समझ सकते हो कि भाई अगर I में से I1 पार्ट उधर चला गया तो बचा कितना, 10 में से 2 रुपए वहां चले गए तो बचे कितने, 8 रुपए। 8 रुपए कैसे निकाले तुमने, 10 माइनस 2 करके ना, तो वही तो किया I माइनस I1, ठीक है। तो ये हो गया I माइनस I1। अब यही I माइनस I1 यहाँ फ्लो करेगा, यही I माइनस I1 यहाँ भी फ्लो करेगा। अब आपकी टेक्स्ट बुक में गलती की है उसने, उसके करंट डायरेक्शन और करंट मैग्नीट्यूड पे मत जाना, उसने यहाँ पे I माइनस I1 लिखा, I2 लिखा है, जो कि गलत है। यहाँ पे I माइनस I1 आएगा। तो टेक्स्ट बुक में करेक्शन करो, या तो टेक्स्ट बुक के भरोसे मत रहो, सिर्फ क्वेश्चन देखो और सॉल्व खुद से करो, ठीक है, ओके। उसके बाद ये I1 करंट यहाँ पहुंचा इस जंक्शन पर, ठीक है, ये I1 करंट इस जंक्शन पर पहुंचा। अब इस जंक्शन पर अगेन करंट यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो हमने मान लिया इस I1 में से कुछ I2 करंट यहाँ चला गया, ठीक है। तो यहाँ कितना करंट जाएगा, यहाँ करंट जाएगा I1 माइनस I2। अरे भाई तुम्हारे पास 100 रुपए थे या तुम 100 लोग थे, 100 में से 40 लोग सामने चले गए तो बचे कितने, 60 लोग। तो 60 लोग यहाँ जाएंगे, और वो 60 तुमने कैसे निकाला, 100 में से 40 को माइनस कर दिया ना। तो 100 कौन था I1, 40 कौन थे I2, तो I1 माइनस I2 करके निकाला ना। तो I1 करंट जितना भी था उसमें से अगर I2 करंट सीधा चला गया तो यहाँ पर कितना करंट जाएगा, I1 माइनस I2। अब यही I1 माइनस I2 करंट यहाँ पर आएगा, तो ये I1 माइनस I2 करंट यहाँ पर आया इस जंक्शन पर, ठीक है, ओके। और ये I माइनस I1 करंट यहाँ पर आया इस जंक्शन पर, ठीक है। अब तुम्हें कैलकुलेट करना है कि इस रेजिस्टेंस से कितना करंट जाएगा। तो KCL लगा दो। सो बाय अप्लाइंग KCL, आने वाला करंट इक्वल टू जाने वाला करंट। तो आने वाला करंट क्या है, I1 माइनस I2 और I माइनस I1 इक्वल टू जाने वाला करंट हम यहाँ पे मान लेते X करंट जा रहा है, तो इक्वल टू X। तो यहाँ पे देखो I1 और I1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे जाने वाला करंट क्या है, I माइनस I2। तो यहाँ पे जाने वाला करंट आ गया I माइनस I2, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर करंट कितना आएगा, I माइनस I2। बाकी यही I2 अब यहाँ पर आएगा, तो ये हो गया I2 करंट, ठीक है। अब इस जंक्शन पर पहुंचेंगे दोनों लोग, कौन कौन, I माइनस I2 और I2। तो I2 पहुंचा यहाँ से, ठीक है, I2 पहुंचा यहाँ से, और I माइनस I2 पहुंचा यहाँ से। अब दोनों कंबाइन होंगे तो यहाँ पे करंट कितना निकलेगा, I2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे करंट निकलेगा I। तो यहाँ पे I करंट आके अगेन इसमें आ जाएगा। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन समझ गया। तो यही करंट डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा प्रॉपर नहीं समझा पाया था पिछली बार, तो मैंने सोचा चलो दोबारा ही बनाए, वरना कुछ और होता तो बीच में से रफ करके दोबारा बना देता। क्लियर, करंट डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर हो गया। चलो दोबारा देख लेना अगर ना क्लियर हुआ हो तो, ठीक है। किसी किसी को ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें I कैसे आ गया। अरे मेरे भाई अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो ये समझ लो, यहाँ से I करंट निकला था तो यहाँ पे I करंट आएगा, यहाँ पे अगर I करंट आएगा तो यहाँ पे कुछ नहीं रेजिस्टेंस है, तो यहाँ सब जगह I ही होगा, तो यहाँ तक I ही होगा, ठीक है, ऐसे समझ सकते हो। अब हम जब KVL लगाएंगे तो कितने लूप्स में लगा सकते हैं, जितने भी इंडिपेंडेंट लूप अवेलेबल हो, इंडिपेंडेंट लूप्स है ना, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लूप्स हमें दिखाई दे रहा है, आपको 2 ही दिख रहा है लेकिन मुझे 3 दिख रहा है। ये पहला लूप मुझे दिख रहा है, ठीक है, ये दूसरा लूप मुझे दिख रहा है, और ये तीसरा लूप मुझे दिख रहा है, ये तीसरा लूप मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पे मुझे 3 लूप्स दिख रहे हैं, तो मैं इन तीनों लूप में क्या करूंगा, KVL लगाऊंगा। हम इंडिपेंडेंट लूप्स में ही लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते कि भाई इस टोटल में लगा दें, A B M F A में नहीं लगा सकते, क्योंकि बीच में जो ये 10 ओम की ब्रांच है कैंसिल हो जा रही है, ठीक है। हमें इंडिपेंडेंट लूप्स में लगाने, अलग अलग लूप्स में लगाने हैं, ठीक है। तो 3 लूप्स में हम लगा रहे हैं KVL, तो हमें 3 इक्वेशन मिलेगा। 3 इक्वेशन से 3 अननोन की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। अब अननोन कौन है यहाँ पे, I1 I2 I और E, 4 अननोन हो गए। सॉल्व करते हैं, देखते हैं फिर क्या होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले लूप A B H G A में लगाते हैं। सो अप्लाइंग KVL, दिमाग एकदम फ्रेश करके देखना इस क्वेश्चन को, इन द लूप A B H G A, ठीक है। अब देखो मैं चाहूँ तो सॉल्व करके आप लोगों को दिखा के ऐसा बता सकता हूँ, ये देखो ये ऐसे हो गया, ये देखो ये ऐसे हो गया, कुछ नहीं समझोगे, 100% कुछ नहीं समझोगे। अगर कुछ नहीं आता तो कुछ नहीं समझोगे फिर, ठीक है। A से B में जब तुम जाओगे तो तुम्हारा और करंट का डायरेक्शन सेम है, तो माइनस साइन, करंट इनटू रेजिस्टेंस। फिर B से H में जब जाओगे तो करंट तुम्हारे अपोजिट है, तो प्लस साइन, करंट कितना है I माइनस I2 और रेजिस्टेंस कितना है 10।
फिर जब H से G की तरफ जाओगे तो करंट तुम्हारे अपोजिट है, तो अगेन प्लस साइन, I1 माइनस I2 इंटू 10। तो करंट क्या है यहाँ पे I1 माइनस I2 और रेजिस्टेंस कितना है 10। फिर तुम यहाँ से आगे बढ़ोगे तो तुम्हारा और करंट का डायरेक्शन अगेन सेम हो गया। तुम क्लॉकवाइज जा रहे हो, अब करंट यहाँ पे तुम्हारी डायरेक्शन में जा रहा है। अगर करंट यहाँ पे तुम्हारी डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस साइन, करंट कितना है I2 और रेजिस्टेंस कितना है 10 बराबर 0। ठीक है, रिजॉल्व कर लो इसको ओपन करके। तो माइनस 10I2, चलो ओपन कर देते हैं फिर ही रिजॉल्व करते हैं। सो माइनस 10I2 प्लस 10I माइनस 10I2 प्लस 10I1 माइनस 10I2 माइनस 10I2 बराबर 0। तो माइनस 10I2 माइनस 10I2 माइनस 10I2 माइनस 10I2 4 बार आया है, तो ये हो गया टोटल माइनस 40I2। ठीक है, माइनस 10I1 और प्लस 10I, तो बेसिकली 10I माइनस 10I1 इक्वल टू 0 हो गया। अब पूरे इक्वेशन में 10 से डिवाइड कर दो, तो ये इक्वेशन तुम्हारा आ जाएगा I माइनस I1 माइनस 4I2 बराबर 0। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। चलो भाई ठीक है, अब क्या करते हैं, दूसरे में KVL लगाते हैं ताकि दूसरा इक्वेशन मिले। तो दूसरे लूप में GHMFG में लगाते हैं। सो अप्लाई KVL इन द लूप GHMFG में। ठीक है, तो जब इस तरफ से जा रहे हो तो तुम्हारा और करंट का डायरेक्शन सेम हो गया, तो माइनस साइन, करंट कितना है यहाँ पे I1 माइनस I2 और रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे 10 ओम। यहाँ पे जब जा रहे हो तो करंट तुम्हारे अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, तो प्लस साइन, करंट कितना है यहाँ पे I माइनस I1 रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम। एक बार तुमने करंट डिस्ट्रीब्यूशन इसमें प्रॉपरली कर लिया ना, तो बस तुम्हें माइनस प्लस में कंफ्यूज नहीं होना है, आंसर यूं आ जाएगा। ठीक है, अब तुम यहाँ से यहाँ आ रहे हो तो करंट अगेन तुम्हारे अपोजिट है, तो प्लस साइन, करंट कितना है I माइनस I1 और रेजिस्टेंस है यहाँ पे 10। सो I माइनस I1 और रेजिस्टेंस है यहाँ पे 10। अब तुम यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो तुम्हारा और करंट का डायरेक्शन अगेन सेम हो गया, तो माइनस, करंट यहाँ पे है I1 और रेजिस्टेंस है 10, तो I1 इंटू 10 बराबर में आ गया 0। ब्रैकेट ओपन कर दो। ठीक है, माइनस 10I1 अगेन ओपन करो, प्लस 10I माइनस 10I1 माइनस 10I1 बराबर 0। ज़्यादा कुछ नहीं किया, सारे ब्रैकेट्स ओपन कर दिए। ठीक है, ये था, ये है। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पे देखो, माइनस 10I1 माइनस माइनस प्लस 10I2 10I 10I1 10I 10I1 और 10I1। अब देखते हैं क्या क्या हमें यहाँ पे वैल्यू मिल रही है। ठीक है, तो अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो तो माइनस 10I1 माइनस 10I1 माइनस 10I1 माइनस 10I1 माइनस 40I1 हो गया। ठीक है, 10I2 बस 10I2 है, तो ये हो गया 10I2। ये 10I और 10I हो गया 20I, तो प्लस 20I और इक्वल में क्या आ गया 0। पूरे इक्वेशन में 10 से डिवाइड मारो। सो देयरफॉर I2 प्लस 2I माइनस 4I1 बराबर में आ गया 0। ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन 2। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम लूप 3 की बात करते हैं। लूप 3 कौन सा है हमारा, उसमें हम लोग KVL लगाते हैं। पहले अप्लाई KVL इन द लूप, कौन सा लूप, ये वाला EFMHBCDE। तो EFMHBCDE, इस वाले लूप में हम क्या करेंगे, KVL अप्लाई करेंगे। अच्छा देखो, आप लोग एक चीज़ ध्यान दे रहे होगे कि जब मैं लूप बना रहा हूँ, जब मैं लूप लिख रहा हूँ, तो उसमें फर्स्ट लेटर और आखिरी लेटर सेम आ रहा है। जी हाँ, ये सेम आना चाहिए। और आपको ऐसा लिख के नहीं छोड़ देना EFMHBCD, यहाँ पे D पे नहीं छोड़ देना आपको, क्योंकि अगर आपने D पे छोड़ दिया तो इसका मतलब ये है कि ये लूप तो खुला हुआ है। अगर आपने D पे छोड़ दिया तो इसका मतलब ये लूप तो खुला हुआ है। अगर आप E से शुरू करके E पे खत्म कर रहे हो तो इसका मतलब लूप क्लोज्ड है। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है इसमें। चलो छोड़ो, ठीक है, तो अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से हमने शुरू किया जाना, यहाँ पे आए तो हमारा और करंट का डायरेक्शन सेम है, तो माइनस साइन, करंट है यहाँ पे I माइनस I1 और रेजिस्टेंस है यहाँ पे 10। फिर हम यहाँ पहुँचे, अगेन हमारा और करंट का डायरेक्शन सेम है, तो करंट यहाँ पे I माइनस I1 और रेजिस्टेंस है 10 ओम। फिर अगेन हमारा और करंट का डायरेक्शन सेम है, तो माइनस साइन, I हमारा I माइनस I2 हमारा करंट और रेजिस्टेंस है 10 ओम। फिर यहाँ से हम यहाँ पहुँचे, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आया निकलते समय, तो प्लस E बराबर 0। ब्रैकेट ओपन करो। सो देयरफॉर माइनस 10I प्लस 10I1 माइनस 10I प्लस 10I1 माइनस 10I प्लस 10I2 प्लस E बराबर 0। समझिए, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अच्छा, माइनस 10I माइनस 10I माइनस 10I, ये हो गया माइनस 30I। कितना हो गया ये, माइनस 30I। ठीक है, 10I1 तो ये हो गया 20I1। ठीक है, और ये हो गया 10I2 और प्लस EMF इक्वल्स टू आ गया 0। ठीक, देख लो अगर कुछ गड़बड़ी हो रही हो। ठीक है, मेरे ख्याल से तो नहीं हो रही है, बाकी आपके ख्याल से क्या है वो मुझे बता दो। ठीक है, ठीक है, 10I1 20I1
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 10i2 सब कुछ सही है। ओके, तो ये हो गया हमारा तीसरा इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमारे 4 अननोन है और इक्वेशन सिर्फ 3 है। 3 इक्वेशन से हम 3 अननोन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बट हमारे पास 4 अननोन आ चुका है, I, I1, I2 और EMF। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ और तरकीब निकालेंगे। क्या तरकीब निकालेंगे, हम ये 2 इक्वेशन से क्या करेंगे, I1 और I2 को I के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे। I1 और I2 को क्या करेंगे, I के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे और इस EMF की जगह लिख देंगे हम लोग I इंटू R इक्विवेलेंट। तो उससे क्या होगा, ये वाला I और I1 I2 को हमने I के टर्म्स में रिप्रेजेंट ही किया है, तो सारे के सारे I कैंसल आउट हो जाएंगे, तो हमें R इक्विवेलेंट की वैल्यू मिल जाएगी। समझा, नहीं समझा, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, पहले I1 I2 के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, यहाँ से मुझे बताओ मुझे I1 और I2 को क्या करना है, I के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है ना। तो यहाँ पे मुझे I1 की वैल्यू बताओ क्या आ रही है। यहाँ पे मुझे I1 की वैल्यू आ रही है I माइनस 4I2। ठीक है, I1 की यहाँ पे मुझे वैल्यू आ रही है I माइनस 4I2। I1 को वहाँ भेज दो ना, तो I1 की वैल्यू आ गई I माइनस 4I2। तो I1 की जगह मैं पुट कर देता हूँ I माइनस 4I2। ठीक है, सो देयरफॉर I2 प्लस 2I माइनस 4। I1 की जगह मैं पुट कर देता हूँ I माइनस 4I2 बराबर 0। सो देयरफॉर I2 प्लस 2I माइनस 4I प्लस 16I2 बराबर 0। दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, ये तो दिख रहा है ना। चलो मैं इस ब्रैकेट को ओपन करता हूँ, कहाँ ओपन करूँ। अच्छा, लूप तो समझ गया ना, लूप का डायग्राम तो बना ही लियोगे। अगर स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो यहीं ले लो, बाकी सॉल्विंग आप खुद से कर लेना। चलो, तो एक छोटी सी गलती थी यहाँ पे, अच्छा हुआ मैंने नोटिस कर लिया। ये देखो, यही गलतियाँ होंगी, करंट डिस्ट्रीब्यूशन सही हुआ तो यहाँ पे गलती हो जाएगी। ये प्लस 10I1 है तो ये प्लस 10I1 है, तो ये प्लस 10I1 आएगा। ठीक है, तो ये प्लस 10I1 आएगा। तो यहाँ पे I1 की वैल्यू आएगी 4I2 माइनस I। ठीक है, यहाँ पे अगर I1 की तुम वैल्यू निकालने जाओगे तो इस I1 की वैल्यू ऐसे आएगी, 4I2 को वहाँ भेज दो तो 4I2 और इस I को वहाँ भेज दो तो माइनस I, ऐसे आएगी I1 की वैल्यू 4I2 माइनस I। ठीक है, तो इस I1 की जगह तुम पुट कर सकते हो 4I2 माइनस I। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान देना है थोड़ा सा। चलो, इस ब्रैकेट को अभी हम लोग ओपन करते हैं। सो I2 प्लस 2I माइनस 4 4 जा 16I2 माइनस 4I प्लस 4I इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो 2I प्लस 4I हो जाएगा 6I और I2 माइनस 16I2 ये हो जाएगा माइनस 15I2 और इज इक्वल्स टू में आ जाएगा 0। ठीक है, सो देयरफॉर I की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15I2 अपॉन 6। ठीक है, तो यहाँ से देखो I2 की वैल्यू निकाल सकते हो, मतलब I की वैल्यू, हाँ I2 की वैल्यू निकाल सकते हो। 15 को वहाँ भेज दो तो ये हो गया 15I2 इक्वल टू 6I। सो देयरफॉर I2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 6 अपॉन 15I, हाँ 6 अपॉन 15I, 3 से काट दो तो 2/5I आ जाएगा। सो देयरफॉर I2 की वैल्यू हमारे I के टर्म्स में आ गई है 2/5I। ठीक है, अब I1 निकाल दो, I1 यहाँ से निकाल लो। सो I1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4I2 माइनस I। I2 की जगह पुट कर दो 2/5I, तो 4 इंटू 2/5I माइनस I, तो ये हो जाएगा 8/5I माइनस I, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3/5I, है ना। I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/5I। I2 की जगह क्या पुट करना है, 2/5I, तो 8/5I, ओके माइनस I, तो 3/5I। तो I1 की वैल्यू तुम्हारी आ गई I के टर्म्स में 3/5I। ठीक है, अब ज़रा मुझे यहाँ से तुम EMF का इक्वेशन बता दो। ठीक है, तुम यहाँ से मुझे EMF का इक्वेशन बता दो। तो अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो तो यहाँ पे EMF का इक्वेशन क्या बनेगा, मैं थोड़ा सा मोबाइल झुका देता हूँ क्योंकि एक स्टेप मैं यहीं लिख लूँगा फिर। ठीक है, देखो यहाँ से EMF की वैल्यू क्या आ जाएगी, EMF की वैल्यू 30 को वहाँ भेज दो तो ये हो जाएगा 30I, 20 को वहाँ भेज दो सो माइनस 20I1, 10I2 को वहाँ भेज दो सो माइनस 10I2, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को अब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते। देखो EMF की जगह मैं लिख सकता हूँ I इंटू R इक्विवेलेंट, तो EMF की जगह आ गया I मतलब टोटल करंट इंटू टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 30I। ठीक है, माइनस 20। I1 की जगह मैं लिख सकता हूँ 3/5I। ठीक है, माइनस 10 इंटू I2 की जगह मैं लिख सकता हूँ 2/5I। ठीक है, तो अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे हो तो I बच नहीं पाई, तो हर जगह से कैंसिल आउट हो गया। सो R इक्विवेलेंट की तुम्हारी वैल्यू आ गई 30 माइनस 5 4 जा 20, तो 4 3 जा 12, तो 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 माइनस 4। ठीक है, तो 30 में से 12 गया तो 18 बचा, 18 में से 4 गया तो 14 बचा, तो 14 ओम तुम्हारे R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई। ठीक है, दैट्स हाउ यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये तो काफ़ी लेंदी क्वेश्चन था, एक और बार चाहिए तो देख लो, बाकी इजी था। ठीक है, ऐसे आप लोगों को चाल चलनी पड़ेगी कभी कभी जब क्वेश्चन आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी हम लोग देखते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है,